નમસ્કાર. મુવમેન્ટ ફોર સેક્યુલર ડેમોક્રેસી એટલે સેક્યુલર લોકશાહી આંદોલનના આપણે ગુરુવારે મીટિંગને બધાનું સ્વાગત છે. આજે આપણે એક વિજ્ઞાનના વિષય ઉપર આપણે વાત કરવાના છે, વિજ્ઞાનના વિષય ઉપર આપણે ચર્ચા કરવાના છે. એટલે મારે હિન્દીમાં સ્વિચ ઓવર કરવું પડે. मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी का आज गुरुवारी का मीटिंग में सबको स्वागत है. आज हम जो चर्चा करने वाले हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम मिथ एंड रियलिटी 2. इसी विषय पर हमने गए साल इसी समय पर हमने इसी के ऊपर में पार्ट 1 का चर्चा किए थे. चर्चा करने वाले थे श्री प्रशांत भाई जोशी. आज वही चर्चा करेंगे और उसी के बाद में जो आईआईटी खड़गपुर ने जो कैलेंडर इंडियन नॉलेज सिस्टम का जो कैलेंडर निकला था लास्ट टाइम, अभी नया कैलेंडर निकाला है, ये भी इसको बारे में चर्चा करने वाली जैसी है. इससे पहले मैं खाली एक दो बात खाली कहूँगा. आज जो तारीख है, आज 16 तारीख है और कल 17 तारीख है. हकीकत में ऐसा है 15, 17 और 19 तीनों तारीख के बीच में 3 बड़े बड़े वैज्ञानिक जो हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट, एस्ट्रोनॉमी के जो बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं, उनका पैदा भी हुए हैं और उनका कुछ मरण भी हुआ है. जैसे कोपरनिकस, उनका पैदाइश था 19 फरवरी 1473, उसको 14 फरवरी. आज से मान लीजिए कितना साल हो गया, 800 साल जितना, 700 साल 800 साल जितना हो गया. उसके बाद में जो ब्रूनो, उनका मूल इटाली के थे. कोपरनिकस पोलैंड के थे और ब्रूनो इटाली का थे. उनका पैदाइश था 17 फरवरी 1600. और उसके बाद गैलीलियो, बार्थ उनका 15 फरवरी 1564. तो ये फरवरी महीने में ये तीनों बड़े बड़े जो खगोल शास्त्री जो हैं, इनको जो एस्ट्रोनॉमी के साइंटिस्ट जो हैं, उन्होंने जो सारा जो यूनिवर्स को लेकर जो जात का जो रॉन्ग कॉन्सेप्ट था, अनसाइंटिफिक कॉन्सेप्ट था, उसके सामने एक साइंटिफिक फाउंडेशन देने के लिए कोशिश की. और इसीलिए ये एक अजीब सा आज इसी समय पर ही हम ये साइंस का जो लिगेसी जो है, वो साइंस का लिगेसी जो कंटिन्यू करना चाहिए, उसकी यहाँ पर हम चर्चा करते रहते हैं. तो आज वो साइंस का जो लिगेसी जो है, साइंस का ट्रेडिशन जो है, साइंस को और आगे ले जाना, टेम्परामेंट, साइंटिफिक टेम्परामेंट को आगे ले जाना, उसको कैसे होता है, हाउ आवर इंस्टीट्यूशंस आर ऑल्सो उसी के साथ साथ चलते रहते हैं. उसका कैसे तरोड़ मरोड़ होता रहता है, कैसे कर्व लाइन तो लाइट में भी कहते हैं, लाइट में भी वेव्स है, सब बहुत सारी चीज़ है. तो उसके बारे में आज हम प्रशांत भाई को मैं कहूँगा इसके बारे में आपके सामने बात करें. प्रशांत भाई. नमस्कार. पिछले साल हमने इंडियन नॉलेज सिस्टम की तरफ से जो कैलेंडर निकाला गया था, उसके ऊपर बड़ी गहन चर्चा की थी वैसे. और हमने लोथल के एक्सकेवेशन और उसके ज़रिए कैसे सूडो साइंस के ज़रिए स्टूडेंट्स और हमारे माइंड को कैसे ड्राइव करना चाह रही है ये सिस्टम, हमने देखा था. क्योंकि जो भी कोई एविडेंस मिलता था, उस एविडेंस को कोई हमारे वर्ड्स के साथ मिलाकर या कोई हमारे पिक्चर के साथ मिला के प्रेजेंट किया गया. अब कोई भी मिथ इसी तरह से चलाई जा सकती है. यह हर किसी धर्म में होता है. हम ज़्यादातर, शायद हम अभी मैं बोल रहा हूँ तो मैं जैसे हिंदू हूँ और शायद ज़्यादातर 80% सुनने वाले भी हिंदू होंगे. तो हमारी मान्यताएं ये हो सकती है कि हमें वो ज़रा आसानी से पता भी चलेगा. और हमें अगर ऐसी मीत परोसी जाएगी तो शायद हम अगर साइंटिफिक माइंडसेट ना रखेंगे
तो हो सकता है कि वो हमारे जहन में बराबर बैठ भी जाएगी और शायद हम उसी उम्मीद के साथ शायद हम हमारी ज़िंदगी की आखिरी सांस भी ले सकते हैं, या कहीं पे ऐसा हो सकता है कि ऐसी चर्चा के दौरान शायद हम उससे बाहर भी निकल जाएं। तो और ये सभी जगह होता है। हम आज अरब कोई अरेबियन कंट्री में बैठे होते या कोई यूरोपियन कंट्री में कहीं जहाँ पे क्रिश्चियनिटी है वहाँ पे बैठे होते, तो उनकी तरफ से जो मिथ आती है उसको भी हम आज के साइंटिफिक प्रोग्रेस के साथ निकालते और बोलते कि हाँ, हम ही, जैसे हिटलर ने कभी जर्मनी में बताया, तो वैसा हम फिर से बोल रहे हैं कि जो हर जर्मनी में हो चुका है शायद उसी के बेस के ऊपर शायद इंडिया में शायद अभी वही हो रहा है। हमारे साइंटिफिक फील्ड को भी ये डोमिनेट करने लगा है। तो ये कैलेंडर आईआईटी खड़गपुर की तरफ से प्रोफेसर जॉय सेन ने लास्ट ईयर निकाला था। उसी सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने फिर से 2023 का ये कैलेंडर निकाला है और इस बार उन्होंने कैलेंडर के जितने ही पन्ने उन्होंने शायद उसकी प्रस्तावना के लिए रख दिए हैं। अभी जैसे इन्होंने बताया कि 3 बड़ी हस्तियों का नाम बताया रज जी ने कि कोपरनिकस, ब्रूनो और गैलीलियो, 3 नाम बताए जो हमारे यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी में जिसको बहुत हाई रिगार्ड दिया जाता है। फिर से मैं पिछले साल मैंने बोला था, इस साल मैं फिर से बोलूँगा कि मैं भी इस वक्त अगर बोल रहा हूँ या कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो आज की जो साइंस की जो पढ़ने का तरीका है उसके हिसाब से पहले हमें उसको गलत ही समझना है। पर कही हुई हर बात हमारे लॉजिक के हिसाब से अगर वो गलत नहीं हो रही है तब जाके वो सही होगी। अगर मेरी भी कही हुई बात या कोई बताई हुई बात को आप फ्लो में ले लेंगे कि हाँ ये सही है, तो हो सकता है आपका तरीका गलत होगा और आने वाले कोई किसी और जगह पे किसी और स्पीकर के सामने हो सकता है कि आप बड़ी आसानी से मिसलीड हो जाए। तो इन्होंने जो 3 नाम बताए उसमें से मैं पहले गैलीलियो को निकालूंगा, क्योंकि अभी ये जो कैलेंडर के ज़रिए कहना चाहते हैं यह कैलेंडर में, क्योंकि मैं इस कैलेंडर में इस बार मैं ज़्यादा इसका खंडन करने के लिए उसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस बार उन्होंने कोई तथ्य नहीं रखे हैं। उन्होंने सारे साइंटिफिक डिस्कवरी को हमारे वेदांत और हमारे पुराणों में या हमारे उपनिषदों में उसके कौन से वर्ष के साथ, कौन से श्लोक के साथ वो मेल खाता है उसके ऊपर ही ज़्यादातर उन्होंने भार दिया है। उन्होंने कोई इस बार वो किसी को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, वो बहुत ही आसानी से लग रहा है। तो पहली बार यही परंपरा, जैसे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु हम बोलते थे कि गुरु ने कह दिया वो अल्टीमेट ट्रूथ है, जहाँ पे इवन इस्लामिक वर्ल्ड में भी है कि कुरान के अंदर जो कहा गया है वो अंतिम सत्य है। हमारी बिलीफ के लिए ठीक है, पर जब हम रियल लाइफ सिचुएशन में आते हैं तो कई तथ्य ऐसे आते हैं जो ना कुरान से मेल खाएंगे, जो ना हमारे वेदों से मेल खाएंगे, जो क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट में जाएंगे। तो ऐसा पहली घटना हुई थी गैलीलियो के साथ। कोपरनिकस के साथ तो वो एक मैथमेटिशियन थे, बहुत पुराना एरा था, लेकिन गैलीलियो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन चुके थे, क्योंकि तब वो पढ़ाते थे उसी स्कूल में उनको एरिस्टोटल वाली थियरी के, जो कि एक हाइपोथेसिस के ज़रिए या ज़्यादातर फिलोसॉफिकल माइंडसेट से जो साइंटिफिक चीज़ें बढ़ाई जा रही थी, उसमें उन्होंने अंदाज़ लगाया था कि ऊपर से 2 ऑब्जेक्ट अगर साथ में गिराए जाएंगे तो जो भारी होगा वो पहले नीचे आएगा और जो हल्का होगा वो नीचे बाद में आएगा। अब आज तो शायद आप लोगों ने YouTube में वो वीडियो भी देखे होंगे कि उन्होंने एक चैम्बर बनाया है जिसके अंदर एक कागज़ का टुकड़ा है और एक पत्थर है, जिन्होंने ज़ीरो ग्रेविटी जैसे उसके अंदर उसको बनाकर, मतलब वैक्यूम से उसको निकाल करके बाद में वैक्यूम प्रूफ करके उसको बाद में गिराया गया, तो दोनों साथ में ही गिरे। ये तो हम अभी के YouTube में देखते हैं, लेकिन क्या ये जो पढ़ाया जा रहा है उसको अलग तरीके से सोचा जा सकता है? अगर गैलीलियो नहीं सोचते तो हो सकता है उनके 25 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल बाद कोई और भी सोच सकता था। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने ही सोचा, पर गैलीलियो यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट हो रहे हैं, इसलिए हम उनको याद कर रहे हैं कि गैलीलियो ने उसी वक्त
जो साइंस चर्च के जरिए पढ़ाया जा रहा था, और ये IKS वाले इंडियन नॉलेज सिस्टम से जो साइंस हमें पिरोसा जाना जा रहा है, मतलब जो कि हमारी बहुत एक एमिनेंट इंस्टीट्यूट है IIT खड़गपुर, उनके ज़रिए ये कैलेंडर हमें दिया जा रहा है, तो क्या हम एक रिवर्स गियर में गाड़ी चला रहे हैं, ये भी देखना पड़ेगा। तो गैलीलियो ने वहाँ पे वो पत्थर के एक्सपेरिमेंट से पीसा का मीनारा, शायद मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, तो वहाँ से उन्होंने 2 पत्थर गिराए और दोनों ही साथ में आए, जिसके ऊपर उनके ऊपर आरोप लगे कि आप कोई तंत्र मंत्र कर रहे हैं, आपके पास कोई जादू है, क्योंकि वहाँ पे क्रिश्चियनिटी और उस तरफ वो उस ज़माने में जादू टोना और उसके जरिए वो एक शैतान और एक भगवान वाली स्टोरी ज़्यादा चलती थी कि एक अगेंस्ट अल्लाह एक शैतान की भी थियरी चल रही है। तो वो फिज़िक्स में उसको मैटर और एंटी मैटर में भी उसको रिलेट किया जा सकता है, क्योंकि फिज़िक्स में अभी मैटर एक अगर कोई चीज़ हम जिसको देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, ऐसी चीज़ बनी है, तो मतलब कहीं पे मैंने एक छोटा सा टीला बनाया तो कहीं पे मैंने गड्ढा किया होगा। तो वैसे फिज़िक्स में बहुत ही वो माइन्यूट लेवल पे वो आता है कि एंटी मैटर होगी। तो क्या फिज़िक्स के ऐसे सिद्धांत को ऐसे देखा जाएगा, क्या मैटर और एंटी मैटर को भी उसके साथ रिलेट किया जाएगा क्या? तो गैलीलियो ने यहाँ पे पहली बार एक्सपेरिमेंट किया, और तब ये लोग पढ़ा रहे थे जो चर्च के जरिए पढ़ाया जाता था। तो चर्च को ये सीधा अटैक अपने बाइबल पे, क्योंकि वो बाइबल से काफ़ी तक उसको को रिलेट करके पढ़ाया जा रहा था, तो उसको एक फिलोसॉफिकल स्टडी या एक रिलीजियस स्टडी के साथ में साइंस को इंटीग्रेट करके उनको पढ़ाया जा रहा था, और उन्होंने वहाँ पे उसका खंडन किया, तो उसके लिए उन्होंने सज़ा भी पाई। अपने अच्छे रिलेशन की वजह से वो बाहर भी आ पाए, वो एक अलग बात है। पर इन्होंने जैसे दूसरा नाम लिया जो ब्रूनो थे, ब्रूनो के लिए मैं कहूँगा ब्रूनो कोई साइंटिस्ट नहीं थे, पर वो उनका आउटलुक साइंटिस्ट था। अगर मतलब हम अगर साइंटिस्ट मानेंगे कि कोई एक एक्सपेरिमेंट करता है या वो एप्रन पहन के बैठा है, साइंटिस्ट के हमारे वर्जन ऐसा है कि एक माइंडसेट हमने बना के रखा है कि जो कोई अल्फ़ा बीटा गामा या थीटा करेगा या कोई एक्सपेरिमेंट करेगा तो हम उसको साइंटिस्ट बोलते हैं। वो साइंटिस्ट का एक अलग तरीका होता है। ब्रूनो का आउटलुक था वो साइंटिफिक था। उन्होंने कॉपरनिकस की बुक को पढ़ा, और कॉपरनिकस की बुक में एक हेलियोसेंट्रिक थियरी जिसको बोला जाता है कि सूर्य के आसपास हमारे सारे ग्रह घूमते हैं, ऐसा उन्होंने बताया पहली बार यूरोप में। यह थियरी भारत में उसके पहले बताई जा चुकी थी, पर वो विद्या या वो ज्ञान यहाँ से निकल चुका था, उसको दबा दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे भी साथ में हमारी भी रिलीजियस सिस्टम ऐसी थी कि जो इन सब चीज़ों को सप्रेस कर रही थी। तो ये निकलते हुए इसको अगर हम राज्याश्रय बोले या कहीं पे पनाह मिली, तो यह नॉलेज को पनाह मिली उस वक्त के अरब जगत में। तो अरब जगत में जब वो मिली, वो वहाँ से ट्रैवल करते हुए जब यहाँ पे कैलेंडर में उन्होंने ये भी बताया कि कॉन्स्टेंटिनोपल को जब अरब लोगों ने जीता, उसके बाद ये पूरा नया विज्ञान आया और यहीं पे सारी गड़बड़ हो गई। तो ये जो ज्ञान वहाँ पे गया तो उनको भी ये लगा, उन्होंने उसके ऊपर मैथमेटिकल फार्मूला से उन्होंने भी कैलकुलेट किया, रीचेक किया, और कॉपरनिकस ने बोला कि ये थियरी सही है कि जो यूरोप में माना जाता है कि हम स्थिर हैं और हमारे आसपास सारे तारे, चंद्र, सूर्य ऐसे निकल के हमारे इधर जाता है, वो एक ऑब्वियस लुक है। आज शायद हम ना माने, ठीक है, आज इतना साइंस आगे बढ़ चुका है, पर उसमें भी अगर गैलीलियो और उनको हमने नज़रअंदाज किया होता तो आज भी ये सैटेलाइट हम नहीं भेज पाते और ये नहीं हो पाता। तो खैर, तो वो धर्म के साथ जुड़े होने की वजह से कॉपरनिकस, हम उनकी भी अभी इन्होंने बात की द्वारिकानाथ जी ने, तो कॉपरनिकस की जो थियरी थी उसको सच है कहते हुए, उसका प्रचार करते हुए, जैसे मैं आज यहाँ पे खंडन करने आया हूँ, मैं भी कोई ऐसे साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ, पर मैं अगर मेरा साइंटिफिक आउटलुक है ऐसा मुझे लग रहा है तो मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख रहा हूँ। हो सकता है आप
उसको गलत भी पाए। आप, मैं तो चाहता हूँ कि आप उसको गलत ही समझे, पर आप अपने हिसाब से उसको एनालाइज करें और देखें कि वो सही है कि नहीं। तो ब्रूनो ने जो रखा तो उसकी सज़ा ये मिली कि ये इतिहास में ऐसे पहले व्यक्ति बने जिनको बाइबल के ज़रिए पढ़ाने वाले विज्ञान के अगेंस्ट में बोलने के लिए उनको ज़िंदा जलाया गया था। वो 1600 की साल थी शायद, और यही इन्होंने जो फरवरी की तारीख मैं नहीं बता पाऊँगा, मुझे ठीक तारीख याद नहीं है, पर 15 फरवरी इन्होंने बताया, जैसे कल का दिन था, उस दिन उनको ज़िंदा 17 फरवरी, हाँ मेरे को उसकी डेट एग्जैक्ट नहीं मालूम है क्योंकि गूगल के ज़माने में वो डेट या हम फैच कर लेते हैं तो वो थोड़ा गड़बड़ हो गई है। ठीक है, मतलब डेट से ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ, एक साइंटिफिक आउटलुक देने वाले कोई आदमी ने बोला कि मुझे ये सच लग रहा है, आप देखो, आप जो पढ़ रहे हो मुझे वो गलत लग रहा है। तो गुरु की बात, जो ब्रह्मा है, जो विष्णु है, जो महेश है, ऐसे गुरु की बात को ना मानते हुए उसने गुरु को बताया कि ये गलत है, तो उसको ज़िंदा जलाया गया। अब ये तो धर्म के ही खिलाफ था कि किसी भी धर्म में, क्रिश्चियनिटी तो बड़ा ही सॉफ्ट धर्म है, उसमें तो माफ़ी की बातें, हम जीसस को याद करते हैं तो प्रभु उनको माफ़ कर दो, जिन्होंने, इनको मालूम नहीं ये क्या कर रहे हैं, हम ऐसे जानते हैं, हम इस विश्व में हम ऐसे जानते हैं। ज़्यादा बाइबल की स्टोरीज़ या बाइबल को बड़ी करीबी से शायद हम लोग इतना नहीं जानते हैं, पर उस धर्म के अगेंस्ट में जा कर के उन्होंने ब्रूनो को जिंदा जलाया। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि साइंस और रिलीजन को मिक्स करने का, अगर साइंस को रिलीजन के ज़रिए पढ़ाया जाएगा तो ये होना तय है, एक नया ब्रूनो। उसके बाद तो और भी ब्रूनो कितने बने होंगे, गैलीलियो भी ब्रूनो के राह चलते हुए बच गए थे। तो मोटी मोटी बात यह है कि फरवरी वाली 3 जो व्यक्ति हैं उनके ज़रिए हम बनाना चाहते हैं कि, और कोइंसिडेंस है कि इन्होंने बताया कि ये फरवरी में 3 लोगों की हम चर्चा करेंगे थोड़ी, तो इन्होंने तो ठीक है प्रस्तावना रखी, पर ये भी इसके साथ मेल खाता है कि यहाँ पे इन्हीं लोगों को कोसा गया है। यह कैलेंडर में इनको, ये तो इतिहास का अच्छे से अभ्यास करके बैठे हुए हैं, तो इनको पता है कि रिलीजन को अगर धर्म के साथ मिला करके रिलीजन के ज़रिए आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें शुतुरमुर्ग पैदा करने, जो सच ना देखे, जो ज़मीन में देखे, जो मुश्किलें आएगी तो वो हमारे बोलेंगे आप आगे हो जाओ, हम नीचे हो गए हैं। तो अगर उस तरीके का समाज क्रिएट करना है तो हमें गालियाँ कोसना पड़ेगा पहले किसे। तो इन्होंने कोसना शुरू किया, तो उसके अंदर इन्होंने केपलर, कोपरनिकस, न्यूटन, इन लोगों की पढ़ाने का जो ज़रिया था, उनको जो स्टाइल बोलते हैं, उसको कोसा, उनको कोसा, और उनका कहना है कि आज समाज में जो भी विषमताएं हैं, अगर कहीं पे पैसा ज़्यादा है, कहीं पे पैसा कम है, हम स्टैटिस्टिकल डेटा लेते हैं कि 5% लोग 95% अर्थव्यवस्था का धन रखते हैं और बाकी 95% के पास सिर्फ 5% है। ये जो सारे आंकड़े हैं उनको भी यहाँ पे पिरोसा गया और बोला गया कि इन सब के दोषी कोई हिटलर या चर्चिल या ये लोग नहीं है, इसके दोषी सिर्फ और सिर्फ न्यूटन है, कोपरनिकस है, ये सब दोषी हैं। क्योंकि इन्होंने पढ़ाया, इन्होंने हमें मटीरियलिस्टिक जरिए से पढ़ाया कि आप ऑब्जर्व करो, उसको एनालाइज करो और फिर उसके ज़रिए एक सिद्धांत बनाओ और उसके ज़रिए बात करो। अब हमारा भारतीय संस्कृति में ऐसा है कि हम भी सांख्य संहिता और ऐसी भी संहिताएं पढ़ चुके जहाँ पे ये मटीरियलिस्टिक व्यू हुआ करता था, जिसको कहीं पे बाद में ये, जैसे मैंने बताया कि जैसे हमारे यहाँ पे आया हुआ हेलियोसेंट्रिक थियरी यहाँ से नष्ट हो चुका था। हमारे यहाँ पे शल्य चिकित्सा जो हो रही थी, जो हमारे यहाँ पे सर्जरी शुरू हुई थी, उसको भी नया, जो हमारे पुराणों और उसके बाद के कुछ ग्रंथों में जो वर्ण व्यवस्था में जो चीज़ें बनाई गई कि भाई आप इसको छुओगे तो आप शूद्र बन जाओगे, तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति था वो चमड़े को काटेगा नहीं, मृतदेह को छुएगा नहीं, ये करते हुए, ये सारी चीज़ों को बढ़ावा देते हुए, धर्म के साथ उसको मिलाते हुए यह चीज़ यहाँ से चली गई। उसके बाद कोई एक नया रिलीजन बन रहा है जो इस्लाम, तब बहुत ही ताज़ा मज़हब पैदा हुआ था
उस वक्त बहुत रेडिकल था, वो सारे दुनिया के आइडियाज़ ले रहे थे, कुछ नया सीख रहे थे, पुरानी जो गलत मान्यताएं जो यहूदी धर्म में थी उसको मिटाते हुए उन्होंने कुछ नया सोचने का यत्न किया और उन्होंने इसको लेना चाहा। तो उन्होंने ये सारे ग्रंथों को एक बड़े ग्रंथालय बनाए, उसमें रखा, उसका अध्ययन किया और यही सारा बाद में यूरोप पहुंचा। इसमें तो शायद ये तो IKS में भी माना जाता है, यहाँ पे भी बता दिया गया कि थ्रू अरब वर्ल्ड इट वेंट देयर। कॉन्स्टेंटिनोपल को भी उन्होंने उसमें रखा, ग्रेनेडा के वॉर को भी रखा, ये सब प्रस्तावना में उन्होंने रखा हुआ है। तो यहाँ पे यह ग्रंथ के अंदर ये कैलेंडर इस बार इन्होंने निकाला, उसमें काफ़ी बड़ी, मैं यहाँ पे रखूँगा, इन्होंने काफ़ी बड़ी प्रस्तावना रखी है और उसमें उन्होंने कोट्स, जैसे पिछली बार भी हमने कैलेंडर देखा था उसमें विवेकानंद और महर्षि अरविंद घोष को पिछली बार भी रखा था, उनका उपयोग इस बार भी किया है। और यहाँ पे अब ये साफ बोल रहे हैं ये वर्ड के साथ कि हम अब भारत के कोई भी शिक्षा के जो भी बड़े संस्थान हैं वहाँ पे अब धर्मनिरपेक्षता नहीं रहेगी, आपको हिंदू सिस्टम से चलना है। ये करते हुए ये कैलेंडर में बता दिया गया कि हिंदू इज़ ओनली ग्लैड दैट वॉट ही हैज़ बीन चेरिशिंग इन हिज बॉसम फॉर एजेस इज गोइंग टू बी टॉट इन मोर फोर्सिबल लैंग्वेज। मोर फोर्सिबल लैंग्वेज मतलब कि अब विज्ञान के यह मटीरियलिस्टिक एविडेंस के जरिए ही, यहाँ पे वो सही है, more forcible language and with further light from the latest conclusion of science। मतलब साइंस तो अभी भी उसी तरीके से चलता है। आज भी कोई वैक्सीन का इन्वेंशन होता है तो वो नए तरीके से ही होता है, उसको अलग अलग जगह पे उसका ट्रायल होता है, उसको अलग अलग लोगों पे लगाया जाता है, पर फिर उसका एक स्टैटिस्टिकल डेटा आता है, फिर पता चलता है कि ये हाँ ये संभावना है। और आज का साइंस तो संभावना है वही बोलता है, साइंस ये बोलता नहीं कि ऐसा ही होगा, यह कोई आज का साइंस नहीं बोलता है। ज़्यादातर हम संभावनाओं पे बोलते हैं कि हाँ ये ऑब्जर्वेशन इतने हुए तो इसकी संभावना ये हो रही है कि ये होना चाहिए। अब छोटे सेट पे लेकर के ये भी होता है, यहाँ पे सब लोग गुजराती बैठे हैं तो मैं कोई भी प्रश्न पूछूंगा, अगर मैं कोपरनिकस के बारे में पूछूंगा तो एक अगर कागज़ और कलम लेकर के मैं बैठूंगा, मैं लिखूंगा कि कोपरनिकस के बारे में पूछने से ये भाई साहब ने बताया कि गुजराती में वो आंसर देंगे, कोई एक दूसरे बंदे से पूछा तू भी है, यहाँ पे तिलन साहब है वो शायद हिंदी में जवाब दे देंगे, तो हम अगर नहीं दिया वो भी अब तो गुजराती बोलने लगे। तो मैं क्या उसका कंक्लूजन ये नहीं निकाल सकता हूँ कि अगर मैं कोपरनिकस के बारे में पूछूंगा, 25 लोगों को पूछा, तो अब मैं ये मेरा स्टेटमेंट आएगा कि इनको पूछा तो सब गुजराती में जवाब देंगे, तो ये क्या बंगाल में तो सच नहीं होने वाला है। तो आज का साइंस इतने वास्ट फील्ड पे जाता है, ये लोग अभी कोई इन्वेंशन होता है तो वो अलग अलग जगह पे, मतलब अफ्रीका में होगा, उसका अमेरिका में होगा, अलग अलग जीनेटिक फॉर्मेशन वाले लोगों पे होगा। तो अब जीन थेरेपी है उसको भी ये लोग मतलब मटीरियलिस्टिक थियरी कहते हैं, मतलब आप जीनेटिक्स भी मत जानो, मतलब कुछ भी अगर आप नेचर को जानने का, यहाँ पे एक कहीं पे सेंटेंस भी उनका है कि अब नेचर को जानने के चक्कर में, और हम नेचर को जितना बारीकी से जानने लगे उसकी वजह से हम नेचर का नुकसान करते हैं। तो ये इसका सारा दोष उन्होंने डार्विन को दिया हुआ है। इस विश्व का सबसे, अगर इस विश्व को नष्ट करने का प्रण लेके कोई बंदा पैदा हुआ था तो वो डार्विन था। तो हम जिसे आज तक हम जैसे पढ़े और हमें सच लगा, और जो मेथड से हम उसका रिजल्ट भी देख रहे हैं कि एडवांसमेंट हो रहा है साइंस का, हाँ उसके सामाजिक पहलू है जिसकी वजह से साइंस को एकदम मटीरियलिस्टिक फोर्स के ज़रिए लेने से लोग अगर ह्यूमन टच खो देंगे तो उसका क्या हो सकता है, उसके बारे में चर्चा की जा सकती है। और वो बहुत ही ये वक्त भी ऐसा है, इस वक्त हमारे गुजरात में अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी बात हो रही थी कि यहाँ पे टेम्परेचर शायद इस महीने 40 डिग्री को छू जाएगा। तो ये ग्लोबल वार्मिंग, हाँ ये साइंस के उपकरणों का गलत इस्तेमाल करने से ये हो चुका है। अब यहाँ पे इंडियन नॉलेज सिस्टम के ज़रिए ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ हिंदू आइडियोलॉजी है जो बताएगी कि इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे आएगा। तो इसका मतलब कि इस्लामिक
और क्रिश्चियन या हम बुद्धिस्ट या शायद और कोई भी फिलोसॉफी लेंगे तो वो लोग चाहेंगे कि आप कंज्यूमरिस्ट बनो ज़्यादा, क्या आप ज़्यादा मटीरियलिस्टिक बनो। ऐसा तो मैंने तो ऐसा सच कहीं पे हो तो प्लीज़ रेफ़र कीजिएगा, व्हाट्सएप ये फेसबुक चैनल होगी उसके ऊपर हम भी जानना चाहेंगे कि ये रिलीजियस ऐसा प्रोपोगेंडा चलाते हैं कि आप ज़्यादा कंज्यूमर ज़्यादा पैदा करो, आप ज़्यादा रिसोर्सिस को कंज्यूम करो। क्योंकि मैंने महावीर को हम जैसे बोर्ड लगे हैं अहमदाबाद में कई बार लगते हैं, तो पानी को घी की तरह यूज़ किया जाए ऐसे बोर्ड हमने बड़े बड़े देखे हुए। तो शायद जैनिज़्म ये नहीं सिखाता है कि हमें रिसोर्सिस का गलत इस्तेमाल करना चाहिए। तो धर्म का हमारे जीवन के एक अलग पहलू है जहाँ पे उसका असर होना चाहिए, वो उसके टीचिंग्स ये होने चाहिए, फिलोसॉफिकल होने चाहिए, ना कि एकदम जड़ होने चाहिए जो ब्रूनो को जला दे। हम ब्रूनो को जलाने वाले धर्म को नहीं चाहते। तो धर्म की जो सीख है उसको फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजीज़ को हम ज़रूर लेना चाहिए, उसके लिए कोई दो राय नहीं। और शायद ज़्यादातर धर्म कहीं पे एक जगह पे कॉमन फैक्टर लेकर के ही आते हैं, तो कहीं पे ज़्यादा ऐसा नहीं पाया गया। क्योंकि अगर चौथी पाँचवीं सदी में अगर हमने इस्लाम को देखा, इतना बढ़ते हुए देखा, आज इतना कि हिंदुइज़्म से भी ज़्यादा मतलब आपको मुस्लिम पाए जाएंगे विश्व में, तो कहीं पे कुछ उसका एक अट्रैक्शन रहा होगा, कहीं पे उनको कुछ नया देखने को मिला होगा, कुछ सीखने जैसा कोई अच्छी बातें लगी होगी, तो शायद इसलिए वो धर्म बड़ा होगा। तो कहीं पे भी कोई टीचिंग्स में ऐसा ज़्यादातर नहीं आता है कि आपको नफ़रत फैलाने वाली बात या आए और ये आपको अपने रिसोर्सिस को कम करना है। तो आज भी एक नई शाखा है, जैसे अभी कुछ लोग हैं जिनको वैगन बोला जाता है, जैन लोग हैं जो ज़्यादा कम कंज्यूम करना चाहते हैं, वो कुछ ऐसा वो बताते हैं कि आपको रिसोर्सिस को कम यूज़ करना है, तो क्या खाना नहीं खाना, इससे आपका स्वभाव मतलब जैसे मैं प्याज खाऊंगा तो मेरा तामसी प्रकृति हो जाए। इसके ऊपर एक डिबेट हो सकता है, हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म भी नहीं है उसका। पर अगर खाने से आपकी प्रकृति चेंज होती है, ये डिबेटेबल क्वेश्चन ज़रूर है। पर इतना ज़्यादा खाना चाहिए या क्या खाना चाहिए, इसके ऊपर ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से वेगन लोग सोच रहे हैं। मैं भी वेगन नहीं हूँ, पर उनका ज़रिया या उनकी जो भी दलील है वो ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि अब हमारा इकोलॉजी का भी लेटेस्ट डेटा है, शायद पिछले महीने या उसके अगले महीने हमने एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली कि हमारी फैमिली 8 अरब लोगों की हो चुकी है। मतलब पृथ्वी पे अब 8 अरब लोगों को लेकर के पृथ्वी घूम रही है, जो शायद आज से हमारी आज़ादी के वक्त शायद तकरीबन इससे 1/3 या 1/4 1/5 लोगों को लेकर के घूमती होगी। हम तो इंडियंस थे ना 35 करोड़, तो वो तो हम 31-30, पर पृथ्वी की वर्ल्ड की पॉपुलेशन, हाँ मतलब 6 टाइम्स हम बढ़ चुके हैं ऑलमोस्ट। तो अब ये इकोलॉजिकल बैलेंस की बात आ रही है, ये इकोलॉजी का स्टडी अलग है। इस स्टडी के बारे में तो ना वेद में या उसमें भी इतना डिटेल नहीं है, इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि हम 8 अरब हो जाएंगे। और हम कहाँ तक है, तो जैसे एक गॉड मस्ट बी क्रेजी ऐसा एक मूवी आया था, उसमें एक अफ्रीकन कहता है कि वो पहाड़ी के बाद पृथ्वी ख़त्म हो जाती है, तो वैसा हमारा वर्ल्ड तो वही था। आज भी शायद अंडमान निकोबार के टापुओं के ऊपर बसते कुछ रिजर्व्ड जो आदिवासी लोग हैं, उनके लिए शायद आज भी वर्ल्ड शायद वो समंदर के किनारे ख़त्म हो जाता है। तो हो सकता है हो सकता है हमारा वर्ल्ड तब सीमित था वहाँ तक, तब के जो ज्ञानी होंगे, जो फिलोसोफर होंगे, जिनके पास ये एक्सपेरिमेंट, आज के एक्सपेरिमेंट तो बड़े महंगे हैं, तो ये भी एक डिबेटेबल चीज़ है कि एक्सपेरिमेंट को सस्ता कैसे किया जाए। क्योंकि आज एक साइंटिफिक डिस्कवरी करने के लिए आपको करोड़ों, लाखों या अरबों रुपए लग जाते हैं। जैसे सन में जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, वो कितने कंट्रीज़ की इकोनॉमी से कितना सारा पंपिंग करके देते हैं। और सन को भी इन्होंने, अच्छा है सन को भी लास्ट पेज पे कहीं पे रख दिया है कि सन में ये है कि सन को 2004 में इसी कोइंसिडेंस है कि तब भी एनडीए गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी उनको एक नटराज की मूर्ति प्रेजेंट की और तब उन्होंने बोला था कि इट्स अ सिंबल ऑफ कॉस्मिक डांस। मतलब शिव का जो नृत्य है, जिसको हम पढ़ते हैं शिव के नृत्य के बारे में, तो जो शिव का नृत्य है, जो तांडव नृत्य होता है, वही कॉस्मिक डांस है। तो उस मिलाया जा सकता है, इसके साथ कुछ भी मिलाया जा सकता है। हो सकता है कोई हिम्स ऐसी होगी जो क्रिश्चियनिटी में या
यहूदियों के कोई ग्रंथों में होगी, ओल्ड टेस्टामेंट्स में हो या कहीं पे भी जिक्र होगा। जैसे एक जिक्र लाना चाहेंगे कि हमारी एक मत्स्य पुराण की कहानी है, वो कहानी और हम मत्स्य या मत्स्य पुराण की है, वो कहानी ओल्ड टेस्टामेंट्स की स्टोरी है, नोआस शिप, उसके साथ पूरी मेल खाती है। जहाँ पे नोआस शिप में उनको गॉड बताते हैं कि, या इस्लाम में भी वो स्टोरी को माना जाता है, तो वो नोहा को बताते हैं कि आप सारे जानवरों की एक एक पैर को लो, सबको लो और शिप पे चढ़ जाओ, एक बहुत बड़ा पानी का वो आएगा, बाढ़ आएगी, पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। और वही स्टोरी हमारे यहाँ पे है कि सारे ऋषि मुनि चढ़ गए, वहाँ पे लोग चढ़ गए थे, यहाँ पे ऋषि मुनि चढ़ गए, क्योंकि ये ऋषि मुनियों का अधिकार था। तो सारे जानवरों को लेके ये चढ़ गए, तो दोनों में ही फिर वो शिप 40-40 दिन टिका रहा, फिर से पृथ्वी आगे बढ़ी, फिर वहाँ पे अब्राहम की संतानें हुई, यहाँ पे शायद हम वो ऋषि मुनियों की संतानें, भारद्वाज गोत्र और ये गोत्र सब बोले जाते हैं, सारे गोत्रों से वो ऋषियों से आगे बढ़ा मत्स्य पुराण की स्टोरी के हिसाब से। अब वो स्टोरी को मेटाफोर के हिसाब से लो, उसमें से कुछ इंस्पिरेशन लो तो वो ठीक है, लेकिन उसको सत्य घटना, एक पाँव पे अगर ध्रुव खड़े रहे करोड़ों साल तक, तो ये बातें हजम नहीं हो सकती। कोई 1 घंटे भी बच्चा क्लास के बाहर 30 मिनट का क्लास होता है, एक बच्चा वो भी नहीं खड़ा रह सकता, तो ये मानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर एक वो मेटाफोर रहता है, कोई एक उनको बताया जाता है कहानी के ज़रिए, जैसे पंचतंत्र की है कि कुएं से बाहर मेढक आ गया, उसने समंदर देखा, ये स्टोरी हुई, तो वो कोई कुएं से मेढक निकल के समंदर में नहीं जाता है, ऐसे कुएं है भी नहीं जो समंदर के सामने सटे हुए हैं। तो वो एक स्टोरी को एक अलग तरीके से लेने की जगह आप लोग उसको साइंस के साथ मिक्स करके, उसको मिला करके आप परोसोगे, तो फिर से हम ब्रूनो की हत्या की तरफ फिर से बढ़ेंगे, फिर से एक डॉक्टर की मौत होगी। तो ये चलते हुए इन्होंने इस क्या रखा है, मैं उसके कुछ कैलेंडर्स के 12 एविडेंस उन्होंने बोले हैं कि 12 एविडेंस है, और मैं उनके विलन के भी नाम बता देता हूँ जो बार बार रिपीटेडली वो हर पन्ने पे लाते हैं। ये यत्न कुछ ऐसा लग रहा है कि आप हमें अब ब्लाइंड फोल्डेड रखना है, या हमें बहुत ही ज़्यादा फैनेटिक बनना है इस दिशा में। शायद ये कुछ साइंस के, हम काम करते हैं साइंस के साथ ज़्यादातर, तो हमारा सब्जेक्ट वैसे रहता नहीं है, पर बोलना पड़ेगा कि शायद ये क्या पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, क्योंकि जैसे जर्मनी में कुछ साल पहले हुआ था वो रिपीट ऐसे ही हो रहा है। तो यहाँ पे विलन के नाम साफ है, मैंने कैलेंडर में मार्क किए हुए, न्यूटन है, डेकार्ट है, चार्ल्स डार्विन है, सिगमंड फ्रॉयड है, जिन्होंने साइकोलॉजी का स्टडी किया। क्यों किया? मतलब उन्होंने साइकोलॉजी का स्टडी कर दिया, काफ़ी सारी ट्रीटमेंट की भी उसके ज़रिए होने लगी। यहाँ पे हमारे से शायद 500 मीटर के डिस्टेंस पे BM इंस्टीट्यूट है, वो उसी के आधार पे बना होगा, हम मान सकते हैं। फिर गैलन है, फिर सबसे बड़े दुश्मन आज की दुनिया के कार्ल मार्क्स हैं, फ्रेडरिक एंगल्स है, और कार्ल मार्क्स के बारे में भी बताया गया है कि conflict driven and conflict produced dictation of Karl Marx and Friedrich Engels to interpret human relationship based only on exploitation and coercion। अब कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स को उनको बाद में उनकी तरफ भी जाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो कम्युनिस्ट विचारधारा के अगेंस्ट में जाएंगे तो वसुधैव कुटुंबकम और इंटरनेशनलिज्म दोनों एक ही आएंगे। तो अब किस तरफ जाना चाहते हैं वो भी तय नहीं कर पा रहे हैं। तो अब कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, उनके और एक 2 3 4 5 6 7 विलन बहुत बड़े हो चुके हैं। यह 7 विलन की सूची जो है वो बढ़ती जाती है। आगे जाते हुए इन विलनों का फिर से जिक्र आता है बातों बातों में। ये फिर से ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैलेंडर 1 में भी उन्होंने वही कह दिया है कि रिडक्शनिज्म एज कार्ड आउट बाय चार्ल्स डार्विन, सिगमंड फ्रॉयड, कार्ल मार्क्स, डेकार्टे, फिर फ्रांसिस बैकन, ये नया नाम आ गया, न्यूटन, कैपलर, न्यूटोनियन कैपलर मशीन मॉडल ऑफ द यूनिवर्स। मतलब कैपलर का जो मशीन मॉडल है, कैपलर के बारे में भी बता देते हैं कि कैपलर ने कोपरनिकस के हेलियोसेंट्रिक थियरी को आगे बढ़ाया था।
तो वो केपलर का जो मशीन मॉडल है वो साइंटिफिक था, उन्होंने थोड़ा सुधार ऊपर से उसमें उन्होंने सही सुधार किया था। इसको थोड़ा ये हिस्ट्री जानने जैसा है, शायद जानते ही होंगे, अगर कोई नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ कि एक मूवमेंट बताई गई कि सूर्य बीच में है, उसके गोल हम लोग घूम रहे हैं पूरा। मतलब मैं दिखाना चाहूँगा कि ये अगर ये विलन जो है सबसे बड़े प्रकृति के चार्ल्स डार्विन, ये सेंटर में है, तो इसके बराबर इसको सेंटर में रखते हुए जो हम घुमाएंगे एक ही रेडियस से, तो ये मूवमेंट हमारी पृथ्वी की ये सूर्य के आसपास इर्द गिर्द होगी। यह थियरी पहले बताई गई थी। जो हमारे इर्द गिर्द दूसरे ग्रह घूमते हैं उससे अलग साबित होती थी, और वो कई कई जगह पे सच होने लगी थी। उसको ज़्यादा सही करते हुए उन्होंने बताया कि ये सेंटर में नहीं है, ये शायद ये एक एलिप्टिकल एक अंडा है, उसके चाहे ये कोने पे है या ये कोने पे है, और हमारी गति ऐसे हो रही है कि ऐसे घूमते हुए हम ऐसे घूमते हुए एक चक्कर मारते हुए, और यहाँ पे एक झटका भी लगता है और वहाँ पे हम ज़रा तेज़ी से जाते हैं। ये एक फिज़िक्स का एक अलग विषय हो जाता है। तो केपलर ने जो थियरी बताई, और आज हम जानते हैं कि वो सही भी है, और आज तो हम उससे भी ज़्यादा जानते हैं। ब्लैक होल्स आ गए, और हमारी गैलेक्सी जिसको मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं, ऐसी और गैलेक्सी है, वो गैलेक्सी के बीच में कोई एक ऐसी जगह है जिसके इर्द गिर्द पूरी गैलेक्सी घूमती है। तो सारी गैलेक्सी का ये कुछ सत्य ऐसे भी आ रहा है। तो यह इसको बताया जा रहा है कि ये रिडक्शनिस्ट है, और इसकी वजह से ही इससे हमें बाहर निकलना है। मतलब क्या ये होना, मतलब ये हमें क्या अब नहीं पढ़ना है, शायद यही कहना चाहते हैं, या वो जैसे पढ़ा है इसको मिला करके वैसे पढ़ना है। अगर आज तो ये रहे नहीं, अगर केपलर आकर के आज कुछ अच्छा कोई एक उपनिषद की कोई एक वर्स के साथ, एक हिम के साथ अगर रख देते इसको, तो शायद वो भी मान लिया जाता, पर ऐसा जो वहाँ पे मेल नहीं खा रहा है, तो एक और केपलर का नाम जुड़ गया इसके अंदर। इट इज डिवोर्स फ्रॉम ट्रूथ्स एम्बेडेड इन नेचर एंड कॉस्मोस। इनका कहना है कि ये सब ट्रूथ नहीं, ये लोग प्रोपोगेंडा कर रहे थे, और वो भी किसके अगेंस्ट में, कि इंडियन नॉलेज सिस्टम के अगेंस्ट में। अब तब तो इतना यहाँ तक पहुँचना शायद केपलर के लिए मुमकिन नहीं था कि इंडियन नॉलेज सिस्टम को, शायद मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने इतना स्टडी किया होगा कि उनको उनके अगेंस्ट में कुछ लिखना चाहिए। पर ये विलन के अच्छे पिक्चर भी उन्होंने अच्छा काम किया, विलन्स के पिक्चर्स भी दे दिए उन्होंने। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं उसकी लिंक के ऊपर से, गूगल पे बड़ी आसानी से मिलता है। और बड़ा कैलेंडर बसाना चाहे तो शायद 390 रुपये जैसी उसकी कीमत है, उसको ख़रीदा जा सकता है। उसके बाद इन्होंने अब कैलेंडर, ये जो दूसरा है उसका ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैलेंडर 2। इट इंटीग्रेट्स द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, द स्पिरिचुअल ओरिएंट एंड द मटीरियल ऑक्सीडेंट। मतलब ओरिएंट एंड ऑक्सीडेंट, मतलब ये लोग पश्चिमी सभ्यता जो मटीरियलिस्टिक है, और हमारी पूर्वीय सभ्यता जो कि बहुत स्पिरिचुअल है। मतलब हम मटीरियलिस्टिक व्यू नहीं लेते हैं, हम सिर्फ स्पिरिचुअल व्यू से, मतलब हम ध्यान योग, इससे ही हम सारा ब्रह्मांड का रहस्य जान लेंगे, ये इनका क्लेम है। अगर ये जान लिया होता तो क्यों हमें फिर से फोर्सफुली, जैसे आगे उन्होंने बताया कि फोर्सिबली हम इसको इम्पोज कर सकते हैं, जो कि एक हिंदू अपने बॉसम अपनी छाती में संजोया हुआ है कि हाँ ये मेरा ट्रूथ है। एक जो ईगो हम बनाए बैठे थे, जो हमें पढ़ाया जा रहा था कहीं पे, वो हम कैसे उसको साध रहे हैं। तो इनका ये ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैलेंडर 2 है कि इन दोनों को इंटीग्रेट करें। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए इतने विलन्स को हमें नहीं पढ़ना है, उतने विलन को निकाल के उनको नई 20वीं शताब्दी के या 21वीं शताब्दी के नोबेल लॉरेट्स की कोई एक व्याख्या, जो कोई उपनिषद के एक हिम के साथ कुछ उसको को रिलेट करके, एक जैसे मैंने अभी स्टोरी बताई कि गुजरात में है, तो मैं ऐसा एक कंक्लूज़न लूँगा कि ये गुजराती है, तो वो एक सिर्फ एक एग्जांपल है कि वो गुजराती के ज़रिए मैं बता रहा हूँ। तो वो उपनिषद का एक वो दृष्टांत है, उसको हम उसको एक एग्जांपल के ज़रिए लेते हैं कि हम इसको कैसे याद रखें। जैसे याद शक्ति के लिए बोला जाता है कि किसी चीज़ को याद रखने के लिए, आप याद करने के लिए एक स्टोरी बनाओ, तो वो स्टोरी में कुछ भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं वो स्टोरी वही भाषा में हो जो हमारी भाषा है,
कोई और भाषा में हो सकती है, कोई एक और स्टोरी हो सकती है, तो ये कोई हिम के साथ मिल सकती है। तो अब इनका कहना है कि अब हमारी जो उपनिषद और वेद है उसको इंडिकेट ये लोग कर रहे हैं। मतलब अभी का साइंस अल्टीमेटली घुमा फिरा के हिंदू माइथोलॉजिकल स्टोरीज या हिंदू स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है। इन्होंने जो पहला पिक्चर दिया था महर्षि अरविंद का, उनकी सारी पुस्तकें ऐसी है कि एक तो उनका इंग्लिश का ज्ञान बहुत बढ़िया था, उनका बड़ा अच्छा कमांड था, तो और फिज़िक्स का भी अच्छा नॉलेज रखते थे। तो कई बार हो सकता है कि कोई एक ज्ञानी आदमी बोलता है तो इसको विज्ञान में बोला भी जाता है कि एक इंटिमिडेशन से, मतलब एक ज्ञानी आदमी बोल रहा है तो तू क्यों सामने बोल रहा है, क्यों क्वेश्चन कर रहा है, पर अगर वो ज्ञानी है तो वो उसका जवाब दे सकता है। तो ज्ञानी आदमी के ज़रिए कोई एक चीज़ बोलने से वो चीज़ सच नहीं हो जाती है। सच तभी होती है, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए, कोई सच जानने के लिए सच को कोई ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है किसी आदमी के ज़रिए कहना पड़े, ये मैंने यहाँ से छोड़ा तो ये नीचे आया, ये सच है। आप 1,00,000 दफ़े ये करके यहाँ पे देख लो, शायद यही सच आएगा। इसको मैं बोलूँ कि मैं ये मंत्रों की तरह से ऊपर लेता हूँ तो आप लिख करके दिखा दीजिए तो हो जाएगा। आप एंटी ग्रेविटी वर्क कर सकते हैं अगर मंत्रों के ज़रिए स्पिरिचुअलिटी से करके दिखा दीजिए, अच्छी बात है। और कुछ तांत्रिक ऐसा कुछ चमत्कार दिखाते हैं फिर पकड़े जाते हैं। आज तक तो ऐसा कोई तांत्रिक या कोई आया नहीं है कि जो मंत्रों के ज़रिए या तंत्र के ज़रिए ऐसी चीज़ें कर पाए। हाँ, यंत्र के ज़रिए तो प्लेन उड़ रहे हैं, हमारा पृथ्वी छोड़ करके सैटेलाइट बाहर जा रहे हैं, वो घूम रहे हैं वो, और यही विलनों के ज़रिए, इनके विज्ञान के ज़रिए हो रहा है, इनके सिद्धांतों के ज़रिए। यही अल्फ़ा बीटा थीटा गामा चल रहा है उनका, वही उसी के ज़रिए हो रहा है। तो इनका कहना है कि ये विलन्स को छोड़िए और आप ये संस्कृत के जो ग्रंथ हैं उनका आप अध्ययन कीजिए और अभी यहाँ पे उसका कैलेंडर शुरू कीजिए। अब प्राण और आकाश ऐसे दो शब्द हैं, वो हिंदू कल्चर में ज़्यादा माना जाता है। फिलोसॉफी में अगर हम जाएंगे तो प्राण और आकाश, मतलब मटेरियल को आकाश ये लोग बोलते हैं, प्राण है उसको वो एनर्जी बोलते हैं। तो जब E=mc² आया तब भी ये बात आई थी, तब भी ये सब लोग बाहर आ गए थे कि ये तो है। अब एक जानने वाली बात है कि मेघनाथ साहा करके हमारे बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, उन्होंने 14 साल या 20 साल उन्होंने अध्ययन किया। आंकड़े में शायद मेरी गलती हो सकती है, पर जो आउटकम है वो सही है। 14 या 20 साल उन्होंने अध्ययन किया संस्कृत का, क्योंकि कहीं पे भी जाए तो उनको गांव में सब बताए कि तू क्या पढ़ रहा है, कुछ नहीं किया तूने, ये तो हमारे वेदों में पहले से ही है, तू क्या कर रहा है, जख मार रहा है। वो कुछ भी पढ़े, वो बड़े तेज थे विद्यार्थी, काफ़ी अच्छा अध्ययन करते थे, जाने बोले मतलब इसका क्या करना चाहिए। तो उन्होंने 15-20 साल का अध्ययन तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के संस्कृत के पुस्तकों का, वेदों का, उपनिषदों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने साफ बोला कि वेदों उपनिषदों में और आज के पढ़ाए जाने विज्ञान में दोनों में कोई समानता नहीं। अब आके कोई भी मुझे पूछो तो मेरे पास, क्योंकि अगर आप अभी मुझे रिवर्स क्वेश्चन करोगे तो मेरे पास वेदों का वो अध्ययन है नहीं, या तो 20 साल के बाद मैं आज से चालू करूं, मैं आऊं तो हो सकता है। तो उन्होंने 20 साल का अध्ययन करने के बाद मेघनाथ साहा ने बताया, इसको आप उनके पुस्तकों में पढ़ सकते हैं, उनका कहीं पे जिक्र कई जगह पे है। तो उन्होंने बोला कि ये कहीं पे भी नहीं है। अब आके आप पूछो कि तू जो ये पढ़ा रहा है या जो तू पढ़ा है वो हमारे वेदों में था, तो वो पूछते हैं कि बताओ कहाँ पे था, ये कौन से वेद में, कौन से उपनिषद में, क्योंकि काफ़ी सारे उपनिषद है। वेद तो 4 हैं तो हम आसानी से बोल लेते हैं, काफ़ी सारे उपनिषद है, उतने ही पुराण हैं, तो इनमें से कहाँ पे। अब चालाकी ये है कि अब जब यहाँ पे इस वक्त उपखंड में हमारी संख्या को बढ़ाना है तो हमें जैनिज़्म को भी साथ में लेना पड़ेगा, जबकि इतिहास कहता है कि जैनिज़्म को भी ख़त्म करने का यत्न किया गया भारत में, जो प्रणाली चली, जो बुद्धिज़्म को ख़त्म किया गया। बुद्ध को भी यहाँ के माने जाते हैं, तो बुद्धिस्ट लोग हैं क्यों नहीं इंडिया में, तो बुद्धिज़्म को भी बाहर भेजा गया, उनको भी यहाँ नहीं रखा गया। तो मतलब विज्ञान और धर्म और उनको और इन्होंने जहाँ पे जिक्र कई जगह पे किया हुआ है वहाँ पे तिबेटियन रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रखा गया है। तो अब तो वो तो बुद्धिज़्म की प्रैक्टिसेस है, तो अगर वो प्रैक्टिसेस सही थी तो उन प्रैक्टिस करने वालों को निकाला क्यों गया, ये भी तो
कहीं पे एक कैलेंडर निकाल के भाई साहब वो भी बता दो, तो वो भी एक बड़ा प्रश्न है। तो ये प्राण और आकाश E=mc² को उन्होंने उसके साथ मिला दिया कि वो इक्वेशन ने अल्टीमेटली ये बताया कि पूरे ब्रह्मांड की जितनी भी एनर्जी है, वो ब्रह्मांड के अंदर रही जितना भी आकाश, मतलब जो भी मैटर है, उसको साइंस में मैटर बोलते हैं, इसको वो लोग आकाश के साथ मैच करते हैं। अगर आज मैं पढ़ाने के वक्त में एग्जाम्पल देता कि जैसे हम माइथोलॉजी में पढ़ते थे कि प्राण और आकाश कैसे है, वैसे आप E=mc² को समझिए, तो समझने के लिए तो वो बात सही है। पर मैं बोल दूं कि उस वक्त प्राण और आकाश की डिबेट करने वाले ने E=mc² पहले से ही ढूंढ लिया था। तो उसने बोला कि ये प्राण और आकाश वो वाले हैं, वो प्राण है, वो एनर्जी है, ये आकाश है, वो मटेरियल है, और सी की कोई बात ही नहीं है। तो वो जो स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर है उसको उसमें से निकाल दिया गया, उसकी चर्चा नहीं करनी है। ये दो चीज़ें मिल गई, तो ये प्राण एंड आकाश है, उसको अब इन्होंने फोर्स एंड मैटर पे ले लिया। अब उनके फोर्स एंड मैटर पूरा सब्जेक्ट आ जाता है, तिलन साहब अच्छे से जानते हैं, वो फिर से उनके विलन न्यूटन पे आ जाता है, या गैलीलियो की जिनकी बात की इन्होंने, उसके वहाँ से शुरू होता है जिसको न्यूटन ने आगे बढ़ाया। तो अब न्यूटन ने ये फोर्स और मैटर निकाला, वो प्राण और आकाश ही था। तो आप बेकार में ही फोर्स और मैटर न्यूटन के जरिए ना पढ़े, आप बेटर है प्राण और आकाश को ही पढ़िए। तो आप मतलब अगर आप अग्री हो ये व्यू के साथ, अगर किसी को लग भी जाए कि हमारी बात गलत है, तो आप जाके समाज में अपने जो रिश्तेदार हो या अपने बेटे बच्चियां हो, जो उनको आप बताइए कि आप ऐसा हो तो वेदों का ही पठन किया कीजिए, अगर आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे और ये रिपीटेडली आएंगे प्राण और आकाश, क्योंकि फिजिक्स के, और ये फिजिक्स के साथ होने की वजह से आम लोगों में ये कैलेंडर आगे बढ़ने की संभावना भी वैसे तो कम हो गई है। अब ये IIT खड़गपुर के अंदर कुछ छात्र अगर इसको रखना चाहते हैं वहाँ तक ही रहेगा, ये कि इसकी अच्छी बात भी हो गई है। तो इसमें कैलेंडर अच्छा है कि इसमें चंद्र राशि के ज़रिए नहीं रखा है इन्होंने, वो फिर भी वेस्टर्न रखा है उसको, तो वो एक अच्छी बात है। अच्छी है गलत है, शायद आने वाले समय में शायद ये लूनर कैलेंडर हो सकता है, 2024 में देखते हैं क्या हो जाता है। तो यहाँ पे आकाश और प्राण के ज़रिए वो बताना चाहते हैं कि फोर्स और मैटर, जिसको न्यूटन गैलीलियो इनके ज़रिए हम जो आज पढ़ रहे हैं, वो दरअसल प्राण और आकाश जो है वही है। अब इसको मेटाफोर की वजह से लेना है, या फिर आप यही वैदिक ज्ञान की वजह से वही ज्ञान था जो फोर्स और मैटर जानता था, ये आप तय कीजिए। मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मेरा व्यू लेंगे तो मैं कहूँगा कि ये अगर आज किसी को पढ़ाना है और हर कोई जानता है कि प्राण और आकाश क्या है, तो मैं E=mc² को पढ़ाने के लिए बता सकता हूँ कि जैसे आप इसको जानते हो वैसे इसे जानिए। पर वो जानने वाला या वो पढ़ाने वाला इसको ज़रा भी नहीं जानता था, क्योंकि एक एकदम अलग तरीके से फोर्स और मैटर को पढ़ाया गया है। और ये इक्वेशंस देख कर के हम लोग शायद स्कूल में 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा में हम लोग शायद कई लोग हैं वो स्ट्रीम चेंज करते थे और उसके बाद आर्ट्स में चले जाते थे या कॉमर्स में चले जाते थे, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड लगता था। पर अगर इंटरेस्ट से पढ़े तो शायद ये पढ़ने जैसा भी था। पर कोई गलत बात नहीं है, वो थोड़ा समझने का ज़रिया अलग था, और उसी को फिर साइंस समझ बैठे कि अगर इसको इस ज़रिए से नहीं समझे, हो सकता है इसको किसी कवि के ज़रिए शायद हम इसको समझ सकते थे, शायद रविंद्रनाथ टैगोर भी समझा देते। तो वो समझाने वाले के अंदर फ़र्क रहता है, तो नहीं समझ पाए। तो फोर्स और मैटर को जिस तरीके से पढ़ाया जाता है वो पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आगे के जितने भी स्टेप है, जितना गणित आगे सीखना पड़ता है, उसमें अगर कहीं आप कच्चे, जैसे अभी कोरोना चला तो कोरोना में बच्चे, अभी एक एनालिसिस, एक स्टैटिस्टिकल स्टडी आया कि बच्चों का मेमोरी पावर, मतलब उनका पढ़ने के अंदर उनकी ब्रिलियंस कम हो गई है, वो सब्जेक्ट्स को समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वो जानते ही नहीं थे उनको पास करके रखना है। अगर ये आज सेकंड में तो थर्ड में अगले साल होना चाहिए। अगर उसने ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा रहने दीजिए, ये जनवरी से फरवरी में गया तो ये ज्ञानी हो ही जाना चाहिए। उसको एक लेबल दे करके भेजा गया कि तू ज्ञानी है। अगर इसको पढ़े बगैर वो अगर यहाँ पे गया है तो ये फोर्स और मैटर को इस तरीके से नहीं पढ़ पाएगा। अब वो पहले जो भाषा की वजह से जानता है वो है
प्राण और आकाश मैं आपको बोलूँगा कि आप मंत्र के लिए बैठ जाइए, तो आप यकीनन अगर आप मन करेंगे तो आप उसमें बैठ सकते हैं, पर फोर्स एंड मैटर के लिए बैठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये तो सीधी बात है। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि ये आप छोड़े हुआ, ये बहुत सारे लोग हैं जो इस तरफ नहीं जाना चाहते। यहाँ पे जाना उनका मन भी करता है कि यहाँ पे तो नहीं जाएंगे। हम अगर आज कहीं पे 100 लोगों का इंटरव्यू कर लेंगे ना, तो वो प्लस माइनस अल्फ़ा बीटा वो देख के बोलेंगे ये सब बड़ा गड़बड़ घोटाला है, ये इसमें नहीं जाना है। तो वो शायद इस तरफ इनको आसानी से लर्न किया जा सकता है कि हाँ इस तरफ हम झुकाव हमारा आ जाए। तो ये इस दिशा में ले जाने के और यहाँ पे डिस्करेज करने का जनवरी मंथ का एफर्ट है, और ये उनका पहला एविडेंस है। उनके कहने के हिसाब से दिस इज़ द फर्स्ट एविडेंस कि प्राण और आकाश की जो बात हुई थी दैट इज़ फोर्स एंड मैटर। और ये विवेकानंद जी ने कहा, और शिकागो में उन्होंने कैसे निकोलस टेस्ला के साथ मीटिंग की, वो मीटिंग में ये सब बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, पर निकोलस टेस्ला अल्टीमेटली ही गॉट इम्प्रेस्ड और उन्होंने उनके व्यू को रखा। कोई भी एक फिलोसॉफिकल व्यू होता है उसको हमें अच्छा लगता ही है, और वो गलत नहीं होता है। फिलोसॉफिकल व्यू हमें ज़िंदगी अच्छी तरीके से जीने का एक रास्ता दिखाता ही है, पर विज्ञान को उससे मिलाने से फिर से एक ब्रूनो की हत्या होगी। मैं फिर से ये याद दिलाना चाहता हूँ। अब इन्होंने फरवरी महीने में इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन फिलोसॉफी एंड क्वांटम कंस्ट्रक्ट्स कैलकाटा 1929, यहाँ पे इन्होंने हाइजेनबर्ग को रखा हुआ है। हाइजेनबर्ग की भी बात कर ले, उन्होंने अनसर्टेनिटी का एक प्रिंसिपल रखा था। वो फिजिक्स का बहुत बड़ा एक ये, और भी उससे फोर्स एंड मैटर पे जो कोई पास होगा फिर वहाँ पे कुछ छूट गया, आगे बढ़ गए तो थोड़ा तकलीफ देने वाला होगा, तो वो हाइजेनबर्ग होगा। तो ये हो सकता है ये, पर यहाँ पे आप नहीं समझ पाए। और महर्षि ये टैगोर के साथ उनका कन्वर्सेशन हुआ और उन्होंने भी उनके जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स को जो माना, उनकी एक चर्चा है उसमें वो बताते हैं कि कैसे, अगर देखना चाहे तो बहुत छोटी सी लाइन से ज़्यादा नहीं है। ऑन October 4, 1929 बायोग्राफर writes that Heisenberg visited the University of Kolkata where he was received with great honors by the entire faculty, and in the afternoon of that day he visited Rabindranath Tagore. On the following day Heisenberg wrote to his parents, in the afternoon I was the guest of the Indian poet Rabindranath Tagore and they अब यहाँ पे बात ख़त्म हो गई है। उसके बाद ये एंड दे डिस्कस्ड द ओवरलैप्स ऑफ एंशियंट इंडियन एथोस एंड मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स। आफ्टर दिस कन्वर्सेशंस विद टैगोर, हाइजेनबर्ग सेड some of the ideas that had seemed so crazy suddenly made much more sense. That was a great help for me. अब क्या आइडियाज़, क्या हेल्प, वो नहीं है। हो सकता है उनके जीवन के कोई ऐसे प्रश्न हो जिनको वो कुछ ना सुलझा पा रहे हो। जैसे मेरे घर पे अभी मैं झगड़ के आया हूँ, मैं मेरी बीवी के साथ कुछ अनबन हो गई है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, और मुझे रज जी ने समझा दिया कि नहीं ऐसे आप अपना सुधार लो, तो अच्छा हुआ। मैंने लेटर लिख दिया मीनाक्षी जी को कि मीनाक्षी जी मुझे आज रज द्वारिकानाथ जी के ज़रिए मुझे अच्छा हो गया। तो इसको मैंने यहाँ पे देखी है, स्यूडो साइंस कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कोई प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी के साथ इसको कुछ लेना देना नहीं है। एक बड़े पंडित के ज़रिए और एक बड़े पोएट के ज़रिए दो फोटोग्राफ है, हमारे माइंड में देखिए कैसे साइकोलॉजिकली वो इम्प्लांट होगा। और एक बंदा जो इस तरफ वो वाले रास्ते पे जाना शुरू हो चुका है, उसको और स्पीड मिलेगी, उसको ढलान और करते जा रहे हैं। ये ऐसे एक एक स्टेप नीचे की तरफ देते जा रहे हैं ताकि ये शुतुरमुर्ग हमारे तैयार हो जाए सब, और सब भूमि के अंदर अपना सर डाल दें। तो इसका फरवरी था, वो दूसरा स्टेप था डाउनवर्ड नॉट अपवर्ड। ये हमें और डाउनवर्ड ले जाने के लिए फिर से यहाँ पे उन्होंने दो चित्र दे दिए हैं, उसके अंदर कोई को रिलेट नहीं करते हुए बातें रख दी गई है। और फिर फरवरी को देख लीजिए, इसमें कोई क्या डेट है, सिर्फ संडे मार्क किए हुए हैं और कुछ भी नहीं है। कुछ एक अच्छे 2-3 त्यौहार भी रख दिए होते तो अच्छा था। उसके बाद ऐसे फिर से टैगोर को लाए हैं और उनके साथ आइंस्टाइन को लाए हैं। मैंने पिछले साल भी बोला था, आइंस्टाइन को हम किसी भी आइंस्टाइन से भी हमें कोई इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं होती है। उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनका जो लिखा गया है, वो अगर तथ्य है
उसको हम ज़रूर से रिस्पेक्ट देंगे, उसको मानेंगे, क्योंकि उन्होंने चाइनीज़ लोगों के बारे में, इंडियन लोगों के बारे में जो गलत चीज़ें उनकी डायरी में लिखी है, जो पिछले साल भी शायद पिछले के अगले साल शायद वो प्रकाशित हुई थी हमारे पेपर में भी, कि उनकी डायरीज में उन्होंने कैसे रेशियल अब्यूज़ किया हुआ था। 1920 के दशक की बात है। वो बाद में उनमें भी परिवर्तन आया, शायद टैगोर को मिले, उनका नज़रिया बदला, तो उन्होंने जहाँ पे बहुत ही लर कमेंट की हुई है वो डायरीज़ में, इवन इंडियंस के बारे में, इवन चाइनीज़ के बारे में तो ये था कि तब भी चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो बोले पृथ्वी पे यही देखेंगे हम लोग, छोटे छोटे नाटे नाटे नाक दबी हुई और चूहे खाते हुए लोग मिलेंगे क्या हमें। और उनकी स्त्रियों के बारे में उन्होंने, आइंस्टाइन ने भी लिखा है, तो क्या आइंस्टाइन का ये पहलू भी हम अपना लेंगे क्या? वो नहीं अपना सकते। वो मैंने पिछले बार भी हमने IKS के पहले कैलेंडर में भी बोला था। तो इस बार इन्होंने इनको टैगोर के साथ बिठाया है, और ओनली ऑन माई कॉन्शियसनेस द एमरल्ड इज़ ग्रीन। यहाँ पे आइंस्टाइन और टैगोर की एक छोटी सी चर्चा हुई थी, उसमें वो, ये भी फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट पे है, ये भी बहुत छोटी सी है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो आइंस्टाइन पूछ रहे हैं, ट्रूथ देन और ब्यूटी इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ मैन, कि क्या इंसान से ब्यूटी या सत्य अलग नहीं है क्या? सत्य अलग हो, इंसान अलग हो? तो रविंद्रनाथ टैगोर बोलते हैं नो। अब ये फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है, वो बोलते हैं नो। तो आइंस्टाइन बोलते हैं, इफ़ देयर वुड बी नो ह्यूमन बीइंग्स एनी लॉन्गर, द अपोलो ऑफ बेनेवोलेंस वुड नो लॉन्गर बी ब्यूटीफुल। अगर कोई पृथ्वी पे कोई इंसान ही नहीं है, कोई आदमी नहीं है, तो क्या सूर्य इतना ब्यूटीफुल नहीं दिखेगा क्या? इतना ब्रह्मांड अच्छा नहीं दिखेगा क्या? तो बोलते नहीं, देयर इज़ द रियलिटी ऑफ पेपर इन्फिनाइटली डिफरेंट फ्रॉम द रियलिटी ऑफ लिटरेचर। वो लिटरेचर के आदमी हैं, वो बोलते हैं कि पेपर की रियलिटी और लिटरेचर की रियलिटी अलग है। और वो आगे जो बताना चाहते हैं वो दरअसल ये है कि अगर ये पेपर एक इंसान के लिए एक लिटरेचर है, पर ये एक कोई कीड़े के लिए, या हम बोले कि कोई गाय है या कोई एक जानवर है जो इसको खा जाएगा, उसके लिए वो लिटरेचर नहीं है। उसको खाने के लिए एक सिंपली से देखना पड़ेगा। ना एक छोटे से चालू हो गया ना। हाँ, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर से चालू कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये टैगोर बताया, इन एनी केस इफ देयर बी एनी ट्रूथ एब्सोल्युटली अनरिलेटेड टू ह्यूमैनिटी, देन फॉर अस इट इज़ एब्सोल्युटली नॉन एग्जिस्टिंग। तो एक मनुष्य जात के लिए क्या हो सकता है वो चीज़ अलग है, पर ट्रूथ उससे अलग नहीं है, वो बात भी तो इससे साबित नहीं होती है ना। ट्रूथ तो ट्रूथ है, जो चीज़ हम ये नहीं, हम ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव्स को उसमें से निकाल सकते हैं। एक जिसको हम विशेषण बोलते हैं कि हाँ, इसको कोई, आप अच्छे आदमी हो या ये बुरा आदमी है, जैसे ये विलन है न्यूटन, या न्यूटन हीरो है, वो साइंटिस्ट है, वो अलग बात, वो मैनकाइंड जानने की वो बात अलग है। पर उन्होंने जो बताया कि अगर इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स से वो नीचे आएगा, वो मनुष्य जात रहे या ना रहे, वो सत्य तो सत्य रहने वाला ही है। पर ये डिस्कशन ऐसा है कि इंसान को मद्देनज़र रखते हुए ये डेवलपमेंट होना चाहिए। इसको डिनाई ना आप करेंगे, शायद मैं नहीं करता हूँ, और शायद कोई धर्म भी नहीं करेगा। तो इन्होंने फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट से बताया। तो आइंस्टाइन बोलते हैं, देन आई एम मोर रिलीजियस देन यू आर। उनका कहना था कि अगर आप ये एंगल से बता रहे तो आई एम मोर रिलीजियस, आपसे भी ज़्यादा धर्म को मानने वाला हूँ। टैगोर बताते हैं कि माई रिलीजन इज़ इन द रिकन्साइलेशन ऑफ सुपर पर्सनल मैन, द यूनिवर्सल स्पिरिट इन माई ओन इंडिविजुअल बीइंग। वो एस्पेक्ट्स वो तो थे कि भाई टैगोर है तो वो उनकी पढ़ाई में उन्होंने उपनिषद वेद इनका लिया होगा, और वो भी उसकी पढ़ाई कोई गलत नहीं होती है। फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट तो अच्छे ही होते हैं, तो वो मानवता को रखते हुए। और आपको हम बता दें कि हम एक यूनिवर्स साइंस फोरम भी चलाते हैं, मतलब उसकी एक्टिविटीज़ करते हैं, मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो उसमें हम ह्यूमन टच कैसे बनाए रखना है, हमें एटम बॉम्ब नहीं पर कोई मनुष्य जाति को काम लगे ऐसी चीज़ों का आविष्कार करना चाहिए। तो हम उसको रखते हुए हम ज़्यादातर मैडम क्यूरी
या जिन्होंने जहाँ पे पैटेंट्स ली जाती है नहीं ली जाती है उसके ऊपर डिस्कशंस रखते हैं, तो वो ह्यूमन अप्रोच रखने का हम यत्न करते हैं। तो वही कुल मिला करके टैगोर शायद हमारे से कॉन्शियसनेस में बहुत अपर लेवल पे होंगे, तो उन्होंने अच्छे से कन्विंस कर पाए और ये एक फ़िलोसॉफिकल एस्पेक्ट को समझा दिया। इसमें इनका कोई भी एंथ्रोपिक प्रिंसिपल जो है उसकी डिस्कशन की बात ही नहीं है, इन्होंने सिंपली फ़िलोसॉफिकल एस्पेक्ट पे इसको डिस्कशन किया है। उसका कोई प्रीफेस नहीं है, कोई बात की बात नहीं है। जैसे अभी हम देखते हैं कि राहुल गांधी की कोई भी स्पीच हो उसको आगे से काट के पीछे से काट के उसको कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं। हो सकता है वही उन मोदी जी के साथ भी हो जाता है, कहीं पे उनकी भी स्पीच आगे पीछे कटती होगी या नहीं करती होगी, पर ज़्यादातर हम ये राहुल गांधी के साथ ये फिनोमिना ज़्यादा पाते हैं आजकल। तो ये भी ऐसा ही कट पेस्ट वाला एक मार्च है, जो एक कदम और हमें अगर इसके ज़रिए जाना चाहते हैं तो और एक कदम हम नीचे जा सकते हैं। फिर उनका एक और, अब दूसरे महाविश्व युद्ध में जो चला था साइबरनेटिक्स, एक ये सब्जेक्ट था जो मिसाइल्स, गाइडेड मिसाइल्स जिसको बोले जाते हैं, उसको इक्विवेलेंस ऑफ साइबरनेटिक्स 1 2 3 एंड 4 फ्रॉम थर्ड पर्सन कार्टेशियन इंक्वायरी टू फर्स्ट पर्सन हॉलिस्टिक इंक्वायरी। मतलब ये इनकी जो कार्टेशियन इंक्वायरी है, जो मतलब डेकार्ट को ये लोग बोलते हैं, उनकी इंक्वायरी सिस्टम है, उससे हम कैसे हॉलिस्टिक, मतलब हम स्पिरिचुअल इंक्वायरी की तरफ कैसे ले जाए, इसके लिए ये एविडेंस है अप्रैल महीने में। ये एविडेंस कहता है कि इन्फ्लुएंस्ड बाय द विवेकानंद टेस्ला डायलॉग, वो जो पहले डायलॉग जो विवेकानंद का था उससे, नोटेड मैथमेटिशियन अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड वंस रोट। अब ये कोई भी नाम है, मैं तो बोलूँगा कि यहाँ के ही नाम ले लें कि मुंशी प्रेमचंद, या कोई भी नाम ले लें हम यहाँ के गली का कोई भी, तो यहाँ के बैठे हुए लोगों में से या जयेश भाई या भाविक जी या किसी का भी नाम ले लें तो उसको वैसे ही तवज्जो देनी चाहिए। तो रोट दैट वी कंसिडर्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ साइंस एंड रिलीजन इन आवर वर्ल्ड, इट इज़ नो एक्सैगरेशन टू से that the future course of history depends on as to the relations between them। इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा है। ये हम फिर से एक बार यही कहेंगे कि ये फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट साइंस को देना ज़रूरी है, पर अंतर सिर्फ यही आ रहा है कि ये फिलोसॉफी सिर्फ इंडियन नॉलेज सिस्टम की है, ये जैनिज़्म की नहीं हो सकती, बुद्धिज़्म की नहीं हो सकती, ये क्रिश्चियनिटी की नहीं हो सकती, ये इस्लाम की नहीं हो सकती है, ये जूस की नहीं हो सकती है, और कोई सिस्टम नहीं हो सकती। इसको सिर्फ हम अंतर यहाँ पे ये आ रहा है कि ये सारे सिस्टम को मिला करके उसका आधार बनाया जा रहा है इंडियन नॉलेज सिस्टम को। अब वो नॉलेज सिस्टम कहना या स्पिरिचुअल सिस्टम कहना, ये भी एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय हो जाएगा। These ideas were taken up by MIT professor of mathematics Norbert Wiener. Wiener is considered the originator of cybernetics। अब यहाँ पे ये लोग वेनर को थोड़ा यहाँ पे हीरो बनाने का ट्राई कर रहे थे। साइंस ऑफ कम्युनिकेशन एज इट रिलेट्स टू लिविंग थिंग्स एंड मशीन्स विथ implications for a holistic spectrum of engineering, system control, computer science, biology, neuroscience, philosophy and organization of society for human evolution in 4 stage of cybernetics। अब ये वेनर को मैं थोड़ा बता दूं कि वेनर को भी वैसे अगर ये लोग ज़्यादा जाने नहीं होंगे या उनके बारे में पढ़ा नहीं होगा, वरना वो भी, उनको भी कम्युनिस्ट होने के नाते उनको भी एटम बम और उनके स्टडी के वक्त बाहर रखा गया था, उनके ऊपर लेबल लगाया गया था कि ये कम्युनिस्ट है। उनके बाद एक और भी शायद है, उनका भी बात की गई है, वो भी इसीलिए निकाले गए थे, उनका भी इन्होंने एग्जाम्पल छाप डाला, क्योंकि वो बार बार उसको तो डिनाई करते ही हैं, क्योंकि वो मटीरियलिस्टिक, क्योंकि कम्युनिस्ट सिस्टम के साथ इनका मेन ये कैलेंडर का ये प्रॉब्लम आ रहा है कि मटीरियलिस्टिक व्यू अगर आप ले रहे हो तो वो गलत है। अब आपको वही आपको सोचना है कि स्टडी मटीरियलिस्टिक ही कर सकते हैं हम, स्पिरिचुअल स्टडी करना है तो बहुत सारे हैं, श्री श्री रविशंकर है या हमारे बहुत सारे साधु संत हमारे ये पुण्य भूमि पे हैं सब, उनके ज़रिए आप अगर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं तो शायद ट्राई कर लीजिए एक बार, तो शायद मिल जाए तो वो भी सही हो जाएगा, तो रिसोर्सेज शायद कम ही कंज्यूम होंगे।
पर अगर बाकी जानना है तो यही तरीका रहता है कि आप मटीरियलिस्टिक सिस्टम से आप टेस्ट करो, एक्सपेरिमेंट करो, जो रिजल्ट्स आते हैं उसको उससे कंक्लूजन लो। अब इन इक्विवेलेंस ऑफ अग्नि एंड सोमा, अगेन दैट इज प्राण एंड आकाश। अब इन्होंने अग्नि और सोम जो है ये अगेन ये इंडियन फिलोसॉफिकल जो दो वर्ड्स हैं उसको फिर से वही पुराने शब्द हम पहले जिसकी चर्चा कर चुके हैं, प्राण एंड आकाश। और यहाँ पे भी इन्होंने नटराज की मूर्ति को रखा हुआ है, ये कॉस्मिक डांस फिर से आ गया। और यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि नोबेल लॉरेट प्रिगोजाइन एक्नोलेज द डीप इमेजरी ऑफ अग्नि और नो कॉर्पोरियल प्रिंसिपल एज प्राण, मतलब इंटेंजिबल जिसको मटीरियलिस्टिक सिस्टम में बोलते हैं, एंड सोमा सोमेटिक और कॉर्पोरियल प्रिंसिपल एज आकाश। मतलब पढ़ाए जाने में अब नया मैनेजमेंट में भी आता है कि सम थिंग्स आर टेंजिबल एंड सम थिंग्स आर इंटेंजिबल, मतलब किसी को हम छू के या मैटर के ज़रिए जिसको करते हैं और जो कुछ हमारी बुद्धि के द्वारा पाया गया इंटेलेक्ट है, जैसे सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं उनको इंटेंजिबल लेते हैं। तो अब सॉफ्टवेयर को ये लोग अग्नि में जानेंगे, उसको सोम में जानेंगे, मतलब वो प्राण है और ये प्रकृति है। कंप्यूटर है वो प्रकृति है, मैटर है, और प्राण उसका जो उसके अंदर लगा हुआ सॉफ्टवेयर है। ये भी कोरिलेट हो जाएगा। कंप्यूटर वो वाला बोलेगा कि ये इसके ज़रिए ही उसको जाना जा सकता है, दोनों ही तरफ की सिस्टम हो सकती है। और फिर से अगेन प्राण और आकाश के ज़रिए यही मेटाफोर्स को यूज़ करते हुए थर्मोडायनेमिक्स को समझाने का ट्राई करते हैं। The statue of Nataraj as a cosmic archetype representation of non-linear thermodynamics finally was a gift from India 2004, celebrating world's renowned particle physics center CERN's long association with India, which started in the 1960s. CERN के साथ इंडिया का 1960 से जुड़ा हुआ है, चाचा नेहरू के वक्त से। तो 2004 में आखिर हमने किसी ने नहीं सोचा, और ये गवर्नमेंट ने, उस वक्त की गवर्नमेंट ने वो मूर्ति देकर के कॉस्मिक डांस का सिंबल दिया। गवर्नमेंट का कहना था इट इज़ कॉस्मिक डांस, कहीं पे इन्होंने पहले इसको कॉस्मिक डांस कहीं पे कहा हुआ है, अब ये इसको थर्मोडाइनमिक्स के साथ भी जोड़ रहे हैं। नॉन लीनियर कार्नोट साइकिल ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, थर्मोडाइनमिक्स में भी आपको एंट्रोपी और एंथ्रोपी और ये सब टर्म्स आती है, उसके साथ ये भी बड़ा कठिन विषय है, तो ज़्यादा इसके डीप में मैं जाऊंगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी एक ऐसा मेटाफोर है, इसको भी कौन सा महीना? हाँ, ये महीना हमारा मई महीना है, हम तकरीबन आधा नीचे घुस चुके हैं, अब एकदम आधा जाने के लिए वो लोग जून में आ रहे हैं। अब जून में आपको एक और धक्का देने के लिए उन्होंने द नोबेल लॉरेट्स का दिया हुआ है। डॉक्टर चार्ल्स टाउन्स फिजिक्स का 1964, डॉक्टर वर्नर आर्बर्न माइक्रोबायोलॉजी का 1978 एंड आर्थर लेनर्ड स्कैवलॉव का फिजिक्स का 1981। इन्होंने 3 दिए हुए हैं। सिंथेसिस ऑफ एंशियंट इंडियन विजडम एंड मॉडर्न साइंस कैसे, बहुत छोटा सा लिखा है कि स्पेसिफिकली इन 2011 एट भावन न्यू दिल्ली डॉक्टर वर्नर आर्बर्न नोबेल लॉरेट इन फिजियोलॉजी ऑफ फॉर मेडिसिन 1978 यूनिवर्सिटी ऑफ बेजल स्ट्रेस्ड ऑन साइंटिफिक नोशंस ऑफ ट्रेडिशनल विजडम ऑन द इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑफ लाइफ। थोड़ा फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट ही था, फिर से अभी कोई फिजिक्स और उसकी बात नहीं हो रही है। एंड कॉल्ड फॉर अ सिंथेसिस ऑफ 2 वर्ड्स, वन द रिलेवेंस ऑफ एंशियंट मेडिकल विजडम ऑफ इंडिया एज रिप्रेजेंटेड बाय आयुष टुडे एंड द एडवेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी। अब यहाँ पे भी उन्होंने 3 लॉरेट्स, उन्होंने इंडियन सिस्टम को, मैं आपके घर पे आऊँगा तो आपके घर के अंदर कोई अच्छी चीज़ होगी उसका जिक्र करूँगा, आपके यहाँ पे कोई कलर निकला हुआ है वो तो मैं भी नहीं बोलूँगा, मैं कुछ अच्छा ही, हमारा एक नॉर्मल ज़रिया होता है कि मैं अगर यहाँ पे आया, मुझे इनवाइट किया, तो हो सकता है कि मैं ब्लंट नहीं हूँ, तो ज़्यादातर मैं आपकी जो भी चीज़ें फिलोसॉफिकल मुझे अच्छी लगी, एज सच तो हमारा इतिहास रहा है कि इतने सालों में इंडिया में यहाँ पे पढ़ते हुए, यहाँ पे रिसर्च करते हुए कोई नोबेल नहीं आ पाया है। नोबेल वाले हमारे हैं, वो आज़ादी के पहले हो गए, वो ठीक है, आज़ादी के बाद जब से हमने पूरा संभाल लिया है हमारा कारोबार सारा पूरा, मतलब तो उसके बाद कोई नोबेल लॉरेट हम नहीं पैदा कर पाए हैं साइंस में, ये भी एक हकीकत है।
तो शायद उसके ऊपर हाँ है, वेंकटरामन ने उन्होंने किया अभी जैसे, तो लेकिन उन्होंने तो अमेरिका में पढ़ के किया हुआ है कई लोगों ने, लेकिन वो यहाँ पे नहीं पढ़ पाए। हम वो सिस्टम नहीं दे पा रहे हैं अभी, ये एक सोचने वाली बात है। जहाँ से एक उम्मीद थी कि ये IIT जैसी संस्था से शायद कुछ निकल भी आता, वहाँ पे भी हम ये डाउनवर्ड स्ट्रीम में जा रहे हैं। तो इसको यही हो सकता है कि ये जब आए थे तो उन्होंने, और उनको प्रश्न भी आप लीडिंग क्वेश्चन पूछोगे, उस क्वेश्चन को लीडिंग क्वेश्चन बोला जाता है, जिसमें आपको जवाब देना है और जो मेरी तरफ का ही होगा। तो ये आर्ग्यूमेंट लीडिंग क्वेश्चन ऐसा किया इन्होंने, तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये आपकी एंशिएंट सिस्टम में जो वसुधैव कुटुंबकम हो या रिसोर्सिस को कम करना हो, तो उसके साथ साइंस के जो इन्वेंशन हो रहे, तो जैसे बताया जाता है कि अगर कोई किसी राक्षस को आशीर्वाद मिला तो वो डिस्ट्रक्शन करेगा, कोई देवता को मिला तो उसका अच्छा इस्तेमाल करेगा। तो वैसे इनका भी बोलना है कि आपको राक्षस नहीं बनना है, आपको एक देवता की तरह उसका अच्छा इस्तेमाल करना है। और हमें सोचना पड़ेगा कि साइंस का कहीं गलत इस्तेमाल जैसे एटम बम बनाने में हुआ वैसे ना हो, वैसा एक उनका एग्जाम्पल है। तो 3 नोबेल लॉरेट का फ़ोटो है, एक का ही एग्जाम्पल है, और कोई नहीं 2 दूसरे फ़ोटो रख करके आप ढूंढो कि इन्होंने क्या कहा होगा। बॉल इज़ इन योर कोर्ट। मतलब ये आप साइकोलॉजिकल कैसे डोमिनेट करने का है कि आप इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में जान रहे हैं। हम जैसे अभी चर्चा कर रहे हैं, हम पहले देख चुके थे, वैसे देखने वाला बंदा कोई नहीं होगा। एक बंदा इसको फ्लो में ही पढ़ रहा है, उसके ज़रा इम्प्रेस हो रहा है, वो 3 और नोबेल लॉरेट के पिक्चर्स देखेगा तो वो और ज़्यादा इम्प्रेस होगा, और वो उसकी तरफ और ज़्यादा बढ़ते हुए आधी खाई में जून महीना आते तक वो गिर चुका होगा। और ये कैलेंडर आपको मैं बता दूं कि एक एक महीना आपको, पूरे महीने अगर आप इसको कैलेंडर को देखेंगे भी तो हर रोज़ आपको हैमरिंग करता है। 1 तारीख को भी वही 3 करेंगे, 2 तारीख को वही करेंगे, 30 दिन तक ये हैमरिंग चलता रहेगा। अब फिर से यहाँ पे भी मैंने मार्क किया हुआ है 2 नोबेल लॉरेट्स के फोटोग्राफ है। इसके भी एग्जाम्पल में विलियम फिलिप्स का कोई एग्जाम्पल है नहीं, सिर्फ उनका फ़ोटो है। आप फिर से इम्प्रेस हो जाइए, आप फिर से एक स्टेप नीचे जाइए। यहाँ पे इन्होंने सिंथेसिस ऑफ एंशिएंट हिमालयन रिलीजियस आर्ट एंड डीप इकोलॉजिकल वैल्यूज इन ह्यूमन एवोल्यूशन, और यहाँ पे इन्होंने बताया कि इकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द तिबेटियन स्क्रॉल पेंटिंग्स। मतलब अभी यहाँ पे तो हम तिब्बत में चले गए, अब तिब्बत भी इंडिया में आ गया। मतलब बुद्धिज़्म भी फिर से अब हिंदुइज़्म में आ गया, वो भी वही कल्चर हो गया। तो जबकि सब जानते हैं कि बुद्धिज़्म में कैसे कहीं कितनी जगह पे विरोध हुआ है, कहाँ कहाँ पे हिंदू मान्यताओं से वो विपरीत भी सोचते थे, इसीलिए बुद्धिस्ट मॉन्क्स की हत्याएं हुई, यहाँ से निकाला गया मठों को। अभी हमारे प्रधानमंत्री के गांव से ही मठ निकले, वडनगर में एक्सकेवेशन हुआ तो अंदर से बुद्धिस्ट मठ निकले, तो किसने दबाए होंगे, ये सोचने वाली बात है। यही सिस्टम रही होगी, वहाँ पे भी कोई ब्रूनो मरा होगा तो वो भी एक मार्टियर रहा होगा। हम ब्रूनो को फरवरी में बार बार हम भी याद करना चाहते हैं, वो जैसे हमें नीचे गिराना चाहते हैं, शायद हम ऊपर ले जाएं, हम शायद ब्रूनो को थोड़ा एलिवेट करें। अब यहाँ पे उन्होंने एक्सट्रीम कर दिया है, यहाँ पे 2 नोबेल लॉरेट्स के ज़रिए हमें इम्प्रेस करने का यत्न किया है, और दोनों में से किसी का भी जिक्र नहीं है। यहाँ पे किसी तीसरे ही भाई साहब की डॉड की कोई बुक है, उसका पिक्चर है, इतना छोटा है आप नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन 2 नोबेल लॉरेट्स को आप देखोगे, ठीक है। और दे हाईलाइट्स व्हाट द रोल ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन एंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड ह्यूमन कैथारसिस ऑफ आर एम्फेसाइज्ड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ 19th century रिडक्शनिस्ट साइंस। मतलब इनका भी यूज़ कर लिया, इनका कहीं पे भी ये पुस्तक में उनका नाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप जो कहा है वो सेंटेंस को मानिए, इनके फ़ोटो देखते जाइए। ये मिसलीडिंग है, पूरा मिसलीडिंग है। आप डाउनलोड करके चाहें तो देख सकते हैं। अब इस महीने के ज़रिए, सितंबर के ज़रिए, तो हम फाइनेंशियल वगैरह भी आधा ख़त्म कर चुके होंगे। तो इकोनॉमिक्स वाले, वो कॉमर्स के जो भी छात्र होंगे वो भी अब आधा अंदर ढह चुके होंगे, आधा तो नहीं, पूरा ही ऑलमोस्ट। तो
Gnostic foundations of Indian spirituality or yoga is accepted at world's largest domain of intangible heritage by UNESCO 2014. अब जैसे हम 21 जून को अब चालू हो गया है, सारी स्कूल बसों को भरा जाता है, उनको ग्राउंड में ले जाया जाता है और योगा करवाया जाता है फोर्सिबली, कि भाई यूनो ने उसको दे दिया मान्यता कि इसके ज़रिए होता है। योगा से तो कोई अंतर नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मतलब अगर एक्सरसाइज का मीडियम रखा जाए या मेडिटेशन का ज़रिया, तो वो कोई गलत चीज़ भी नहीं है। पर कोई इवोल्यूशन होता है तो वो किसी कंट्री का भी नहीं होता है, वहाँ का एक ज्ञान है, वहाँ की एक सिस्टम है। और हमसे ज़्यादा तो ये बुद्धिज़्म में ज़्यादा माना जाता है, और बुद्धिस्ट थियरी में तो ज़्यादा नए जो कुछ एक्सपेरिमेंट हुए ना मेडिटेशन का भी, तो वहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, मतलब हमारे इंडिया से ज़्यादा बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स हैं ना, उनके साथ उनका MRI टेस्ट करते हैं, फंक्शनल MRI करते हैं। और वो MRI टेस्ट में पाया गया कि उनके जो अल्फ़ा वेव्स होते हैं ना, उनको करते हैं तो वो इतने शांत हो जाते हैं उसके ज़रिए, तो उनको पीस मिलती है, अल्टीमेट पीस दे कैन अचीव बाय मेडिटेशन। तो अगर आपका बहुत ही टर्ब्यूलेंट माइंडसेट है, क्योंकि हम अखबार पढ़ते हैं, जो घटनाएं होती है उससे हमारे मानस पे असर होता है, तो ये सिस्टम अच्छा ही है। तो इससे भी अच्छा सिस्टम है, पर वो लोग बड़े कम हैं, वो उसका प्रोपोगेंडा नहीं कर पाते हैं, वो बता नहीं पाते हैं, तो वो सिस्टम शायद नहीं आ पाता है। और मेडिटेशन के बहुत सारे अच्छे जरिए हैं, और इवोल्यूशन और भी होता है, मेडिटेशन के और भी तरीके हैं। और कुछ म्यूज़िक आते हैं, वेस्टर्न म्यूज़िक आते हैं, हम वायलिन नहीं, हमारा नहीं है यंत्र, इवन हारमोनियम हमारा नहीं है, तो हमारे वीणा होगी और उसका तार आता है, तो उससे हमें वो शांति मिलती है, वो सब हम महसूस कर पाते हैं। तो दैट इज़ ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ पे स्टैम्प करना चाहते हैं कि इंडियन हेरिटेज बाय यूनेस्को 2014। तो इसके ज़रिए मतलब आप यूनेस्को ने अगर इसको हेरिटेज, ये एक यूनेस्को का काम तो हेरिटेज है कि इंडिया का एक हेरिटेज है, किसी कंट्री का कोई हेरिटेज है। और जब प्रोपोगेंडा चलता है ना, तब नहीं जानने वाले लोगों को तो ऐसे भी आता है कि यूनेस्को, बीच में एक मैसेज आता था कि यूनेस्को ने नरेंद्र मोदी को श्रेष्ठ प्रधानमंत्री दिया। अब ये कोई ऐसा नमूना है, कोई ऐसा आर्टिफैक्ट है कि जिसको यूनेस्को बोलेगा कि ये सबसे अच्छा, ये यूनेस्को का काम ही नहीं है। और वो फॉरवर्ड होता है, और मैं आपको बताऊं कि फॉरवर्ड हो, मेरे पास आया है, शायद आपके पास भी आया होगा कभी। ये मिलियंस ऑफ लोग इसको फॉरवर्ड करते हैं, ताकि मतलब ये अगर आपकी तरह अगर आप इस ढलान में चले गए ना, तो आप गिरते ही जाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ कि आपको रोकूँ नहीं, चलो उल्टा चलो आप। पर ये लोग तो आपको, हमें ये ढलान पे डालने के लिए कुछ मिथ्स के साथ ये सब मिलाएंगे। इसको मैं कहीं पे भी डिनाई नहीं करता हूँ। अगर यूनेस्को ने दिया हुआ है मेडिटेशन अच्छी बात है तो है, योगा एक अच्छी प्रैक्टिस है तो है, उसमें हमें कोई दो राय नहीं है। उससे अच्छी प्रैक्टिस और भी है, पर ऐसा नहीं है कि वो अल्टीमेट है। इनका कहना है कि यही अल्टीमेट है, और उनके पास भी प्रूफ नहीं है कि कितने योगा के आसन है, ये सब भी लिखा हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ पे लिटरेचर में तो लिखा हुआ बहुत ही कम पाया जाता है। तो कौन से फॉर्म में कब चेंज हुआ वो हम भी नहीं जानते हैं। तो मॉडर्न योगा क्या है और तब का योगा क्या होगा, 2000 BC में तो होगा कि नहीं होगा, या क्योंकि हम जानते हैं जब तक, जैसा हमने पहले भी स्टडी किया हुआ है, लास्ट ईयर हमने डिस्कस किया लोथल, हरप्पन संस्कृति, उनको पढ़ा हमने, तो हम मोटा मोटा 1000 BC या 2000 BC के करीब करीब से हमारी स्टोरी स्टार्ट हो रही है। तो तब का योगा क्या होगा और ये हमारे बाबा रामदेव का योगा क्या है। इवन या बाबा रामदेव का योगा और भरत योगी और उन सब के, महेश योगी सॉरी, और उनके योगा में भी काफ़ी अंतर आता है। रजनीश ने भी कुछ योगा के ऐसे प्रकार, वो भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी गए, तो तब भी एक था, माहौल था, तब लोग उस तरफ भी बढ़े थे। क्योंकि गांजा पीने वाले को बोलता है तू गांजा ले, वो उसमें तुझे ब्रह्मांड दिखेगा, वो स्पिरिचुअलिटी है। यहाँ तक भी हम गए हैं, मिलाने में तो कुछ भी हो सकता है। हम उनकी पुस्तक पढ़ चुके हैं, संभोग से समाधि तक, ऐसी पुस्तक तभी आई थी। तो शायद वो प्रैक्टिस से ही शायद समाधि लग जाए और शायद स्पिरिचुअलिटी आ जाए। तो सितंबर ख़त्म हो गया, फाइनेंशियल ईयर आधा ख़त्म हो गया, ऑडिट ख़त्म हो गया कंपनी का। अब द नॉस्टिक फाउंडेशंस ऑफ
अक्टूबर में बताएं कि नॉस्टिक फाउंडेशंस ऑफ ह्यूमन एंड यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस इज एक्सेप्टेड बाय नोबेल लॉरेट रोजर पेनरोज एंड हिज टीम विच हैज़ एक्टिवेटेड द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन इन क्वांटम होलिज्म। इनका सब्जेक्ट ये बिल्कुल नहीं था, होलिज्म एडजेक्टिव लगा दिया गया है, उनका ओरिजिनल पेपर में कुछ भी नहीं है। एक एडजेक्टिव लगाने से रिडक्शन इन क्वांटम होलिज्म, दिस इज एब्सोल्युटली रबिश। पूरा पॉपुलेट, ये पूरा का पूरा इन्होंने बनाया हुआ है अपने आप ही। कुछ कहाँ पे क्या लगाने से हो जाता है देख लीजिए। पहले तो नॉस्टिक फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन नोड एंड यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस इज एक्सेप्टेड बाय नोबेल लॉरेट रोजर पेनरोज, मतलब रोजर पेनरोज है, उनके पीछे हमने होलिज्म लगा दिया। इनको अच्छे से देखिए, ये विलन नहीं है, क्योंकि इनका यूज़ हमें अच्छे तरीके से करना है। अगर इनकी थियोरी वो पढ़ेंगे तो फिर ये भी उनके लिए, तो अगर आगे बढ़ेंगे तो वो फिर विलन हो जाएंगे। क्योंकि इन्होंने इनवाइट कर दिया था कुछ साइंटिस्ट को, जब साइंस कांग्रेस होती है हमारी जब यहाँ पे इंडिया में, तो तब गणपति का मस्तक, हाथी का मस्तक बिठाया गया, उसको बताया गया कि हमारे यहाँ पे सर्जरी तब हुआ करती थी गणेश के टाइम में, और बहुत सारी धनुर्विद्या और ये सब चीज़ों को तो उन्होंने कंडेम किया और उन्होंने आना बंद कर दिया। अब साइंस कांग्रेस में जो ज़्यादा बोल्ड और ज़्यादा सही बोलने वाले साइंटिस्ट हैं वो लोग नहीं भी आते हैं। अब सिर्फ जो खुशामदखोर लोग रहते हैं वो ज़्यादा आते हैं, ऐसा हो गया है। अब जो जिनको चाहिए प्रशंसा वो भी नहीं आते हैं। अब प्रशंसा करने वाले आते हैं, उनका आर्टिकल पढ़ लेते हैं और जिनको प्रशंसा के जो बुक है वो खुश हो जाते हैं। बात ख़त्म हो गई। हाँ, ख़त्म हो गई बात। तो यहाँ पे भी होलिज्म वर्ड दे करके द ऑब्जेक्टिव ऑफ कार्टेशियन वर्ल्ड कोलैप्सिस लाइक अ वेव डज विद इन अ सी ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब डेकार्ट का जो लॉजिकल रीजनिंग का जो वर्ल्ड है, जिसके ज़रिए काफ़ी साइंटिफिक थियरीज़ को बनाया गया या उसके बेस के ऊपर सोचने लगे लोग, वो सब एक वेव की तरह कॉन्शियसनेस में, हमारी सुपीरियर कॉन्शियसनेस में वो निकल जाएगा। इट विल नो लॉन्गर, ऑफ विच ह्यूमन इवोल्यूशन इज़ प्रोसीजरली अ पार्ट ऑफ द होल। मतलब आदमी का इवोल्यूशन इसका एक अंश है। मतलब अल्टीमेटली हमें एक ट्रुथ की तरफ जाना है। इसको मैं, ये कहाँ से ये लोग ये भी कहाँ से लाते हैं ये भी हम बता दूं, क्योंकि ये थियरी सुपर ह्यूमन की थियरी है ना, वो महर्षि अरविंद की थियरी है। महर्षि अरविंद ने एक ग्राफिक्स के ज़रिए, मतलब एक पिक्चर के ज़रिए बनाया कि जैसे उन्होंने कैसे उसको मिक्स किया। मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, शायद उनको उनके ख्याल में या उनके हाइपोथेसिस में ये बैठता होगा, पर उन्होंने कहीं कोई डायलॉग नहीं किया होगा और वो गुरु बन गए। तो गुरु को तो हमारे यहाँ पे कंडेम किया नहीं जाता। तो हमारे यहाँ पे अभी वो, हमारे यहाँ पे कोई पैदा नहीं हुए गैलीलियो कि अभी गुरु को ज़्यादा कंडेम करें हम। तो हमारे यहाँ पे गुरु जी थे वो, तो उनसे कोई डायलॉग नहीं हुआ है सच, और वो अपने मन में जो आता गया वैसी कविता लिखते गए। तो उनका कहना है कि जैसे एक एप है, कोई एक जानवर है, उससे कैसे मनुष्य बना, वहाँ से कैसे एक इंटेलिजेंट मनुष्य बना, उसमें भी डार्विन वाली थियरी को इवोल्यूशन के अंदर डाला गया है, वहाँ पे डार्विन का इस्तेमाल हुआ है। वो अल्टीमेटली ये कॉन्शियस को डेवलप करेगा, जब वो समाधि में बैठेगा, ध्यान में बैठेगा, तब वो सुपर ह्यूमन बनेगा। तो वो सुपर ह्यूमन बनाने के लिए इनको इनको रोजर पेनरोज मिल गए और उनकी टीम भी मिल गई। तो उन्होंने उनकी वो थियरी को कहीं और से मिला करके, इसीलिए आप महर्षि अरविंद को फिज़िक्स वाले ये आईआईटी वाले कैलेंडर में हमेशा पाएंगे, क्योंकि उनके जो आइडियाज़ थे ना, वो सूडो साइंस फैलाना शायद नहीं चाहते थे, पर उनका सोचने का तरीका गलत था, उसको कहीं रोका जा सकता था, पर उनके साथ शायद कोई डायलॉग ना हुआ हो। तो वो पुस्तक पे पुस्तक लिखते गए, बहुत अच्छे, मतलब ऑरेटर भी रहे होंगे, बहुत अच्छे लेखक तो वो थे ही। उनकी इंग्लिश के बारे में, उनकी लैटिन के बारे में, उनकी फ्रेंच के बारे में कहानियाँ हैं। वैसे उनकी स्टोरी भी बड़ी रोचक तरीके से बताई जाती है, तो इजीली लोग उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं और मानने लगते हैं। तो इनको हॉलिज्म मिला करके रोजर पेनरोज के ज़रिए अक्टूबर भी ख़त्म कर दिया इन्होंने। कहीं पे भी कोई एविडेंस बेस नहीं आ रही है, मटीरियलिस्टिक करके आपको जो रिज़ल्ट निकला है उसको सीधा कोई वर्ड्स के साथ या संसार में चलती कोई अच्छी गतिविधि के साथ, जिसका जिक्र
हमारी इंडियन नॉलेज सिस्टम में हो, जिसको इंडियन नॉलेज सिस्टम में कई बार जो इंडियन नहीं है उसको भी, जैसे अभी तिबेटियन स्क्रिप्चर्स को लेके आए तो उसको इंडियन बना दिया तिब्बत को, चाइना। तो अब तिब्बत हमारे में लेने की भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये करते हुए शायद हम अरुणाचल प्रदेश भी दे देंगे। द एंशिएंट विजडम ऑफ कॉस्मिक ब्रीदिंग साइकिल्स। अब प्राणायाम को ये लोग बोलते हैं इट इज़ कॉस्मिक ब्रीदिंग साइकिल, मतलब कॉस्मोस, मतलब ये ब्रह्मांड में ब्रह्मांड जैसे ब्रीदिंग करता है। अब ये तो किसी ने देखा नहीं है। ऑफ इंडियन न्यूरल साइंस इन योगा एंड आयुर्वेदा। अब आयुर्वेद में भी प्राणायाम मिक्स कर दिया उन्होंने। आयुर्वेद जो कि दरअसल देखने जाए तो वो पूरा अलग विषय है, जो कभी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहा था, वो शायद हो सकता है मॉडर्न मेडिसिन तक पहुंच गया होता। पर जैसे मैंने पहले बताया कि एक डॉक्टर की मौत, मतलब हमारे शल्य की मौत, उनको चमड़े को नहीं काटना है। जैसे हमारे कई लोग अच्छे हम रामानुज की बात करते हैं तो वो शायद फॉरेन नहीं जा पा रहे थे क्योंकि माना जाता था समंदर नहीं आपको लांघना है, वो सिर्फ हनुमान जी लांघ सकते हैं, उनका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। वो लंका जा सकते, आप नहीं जा सकते, तो वो नहीं जा सकते थे। वैसी एक चमड़ा या मृतदेह को छूना सिर्फ चमार छुएगा। ये करते हुए हमने पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट से हमने एक मृतदेह भी हटा दिया। वरना वो शिक्षक थे जो तब मृतदेह रख के चीर के जानवर का, चाहे मनुष्य का चीर के, शायद हम लोग उसकी एनाटॉमी पढ़ते थे। इसका भी जिक्र अरेबिक स्क्रिप्चर्स में है, जहाँ पे यही सिस्टम आगे बढ़ा। ब्लड पंपिंग कैसे होता है वो हमारे यहाँ पे पढ़ाया गया, वो कहीं अरेबिक स्क्रिप्चर्स में आया। और फिर जो यूरोप में पढ़ाया जाता था तब वहाँ पे भी उसको ये अरेबिक स्क्रिप्चर के जरिए नया ट्रांसफ़र हुआ नॉलेज, और जाना गया कि हृदय से वो फेफड़े में जाता है और फेफड़े से शुद्धिकरण होता है और उसके बाद हम ब्लड को पाते हैं। ये सिस्टम यहाँ पे था, अरबस्तान में गया, हमारा नॉलेज सिस्टम में था, उसका जिक्र नहीं करते हैं क्योंकि उसके साथ वर्ण व्यवस्था और ये सारे ऐसे कुछ जख्म खुरेदे जाएंगे जिसके लिए उसको नहीं छुआ जाता है। वरना शैल का जिक्र बार बार होना चाहिए था। वो एक सिस्टम हमारे यहाँ बन रही थी। बहुत ही एक अच्छी बात है कि यहाँ पे शायद हम उसको हमारी भाषा में इजीली समझ पाए होते, और ये इवोल्यूशन यहाँ पे हुआ होता तो कॉलोनियलिज्म के ज़रिए हम पे इतना जुल्म नहीं होता। क्योंकि एक हमारा हिस्ट्री ये भी है कि हम लोग जो जब तक यहाँ पे मुग़ल भी आए तो उन्होंने यहाँ पे बसे, यहाँ लोगों के साथ रहे, मिल गए, घुल मिल गए। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं था कि यहाँ पे लूट के हमें हमारे आका को भेजना है। जो कॉलोनियलिज्म में हुआ वो चीज़ यहाँ पे नहीं होने वाली थी, पर यहाँ पे इसकी मृत्यु हो गई। एक डॉक्टर की मौत यहाँ हुई, आगे बढ़ी, और वो डॉक्टर ने जन्म लिया यूरोप में, वापिस आ रहा है तो हम फिर से उनकी मौत करना चाहते हैं। तो यहाँ पे फिर से दिस इज़ आयुर्वेदा। अब आयुर्वेद में भी बीच में हमने एक प्रोग्राम किया था, आयुर्वेद वाले स्टूडेंट्स को बिठाया था और एक मॉडर्न मेडिसिन वाले को। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो क्या बोलते हैं मॉडर्न मेडिसिन को ये लोग, एलोपैथी है, वो होम्योपैथी एक ऐसी, अब एक विज्ञान नहीं बोलेंगे कि एलोपैथी एक ऐसा कंसेप्ट है। एलोपैथी में ये लोग बोलते हैं कि ये जो होम्योपैथी सिस्टम में बोलते हैं कि ये एलोपैथी है जो होम्योपैथी से पूरी विपरीत है। मतलब एलोपैथी ऐसा कहती है कि आपको ये पार्टिकल, ये तत्व अगर मैं इतना दूंगा, पैरासीटामोल अगर मैं 600 mg दूंगा आपको, तो आपका बुखार कम होगा। और शायद हम में से सभी ने पैरासीटामोल ली होगी, मैं नहीं मानता हूँ कि शायद किसी ने ना ली होगी। ये सर्वे में तो शायद 100% आएगा, और वो टेम्परेचर को डाउन करती ही है। होम्योपैथी कहती थी कि पैरासीटामोल की एक बूंद ले लो, उसको एक टिकिया ले लो, उसको एक तालाब में डालो, तालाब के पानी को घुमाओ, वो उसकी मेमोरी को ट्रांसफ़र करता है। अब आप सोचो, ये भी तो है एक विज्ञान बोलते हैं उसको। और हमारे यहाँ होम्योपैथी को आयुष में स्थान दिया गया है, जिसके स्टडी के लिए जहाँ पे वो पैदा हुआ जर्मनी में, जहाँ पे पैदा हुआ, जहाँ पे जाना जाता था यूरोप में, वहाँ पे उसको स्टडी के लिए बंद कर दिया कि इसका स्टडी नहीं होगा ज़्यादा, क्योंकि ये बकवास है। ये उसको एक प्लेसिबो बोला जाता है।
वो मेडिसिन में, कि एक दवाई मैंने आपको दी, इनको नहीं दी, पर एक हमारी इम्यून सिस्टम है, एक हमारी बिलीफ है, हम इंटरनली भी कुछ जनरेट करते हैं एंटीबॉडीज़, जिसके ज़रिए हमारी बीमारी दूर हो सकती है। पर अगर उससे भी दूर नहीं होती है तो हमें कोई एक दवाई चाहिए। तो ये दवाई सही में दवाई है या सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट है? तो वो प्लेसिबो जिसको बोला जाता है ना, एक नकली दवाई जिसके ज़रिए ट्रायल होता है, तो वो प्लेसिबो है, ऐसा होम्योपैथी के बारे में बता दिया गया है। और वो होम्योपैथी इसको एलोपैथी बोलती है। मतलब जो होम्योपैथी नहीं है वो एलोपैथी है, और आज हम उसको आयुर्वेद के सामने वही रख रहे हैं। और होम्योपैथी को रखना था क्योंकि जर्मन प्राइड जनरेट करना था कि हम जर्मन हैं, हम बेटर ब्रीड हैं, हम तो सबसे अच्छे हैं। इवन हमारा आर्यन थियरी है, वो भी वहाँ के थियरी को नेगेट करने के लिए उनके ही हिस्टोरियन बता रहे थे। तब के उनके हिस्टोरियन इसीलिए आर्यन थियरी भी पॉपुलेट कर रहे थे, क्योंकि आर्यन के जरिए ज्यूस को मारना था। एक लाइन को छोटी करने के लिए एक बड़ी लाइन लानी थी कि आर्यन बेटर थे, ज्यूस तो थे ही नहीं, मतलब उनका कोई वजूद ही नहीं था, तो इसलिए हम आर्यन थे। ये एक उनका ये भी प्रोपोगेंडा था। तो वही यहाँ से फिर से आ रहा है कि योगा एंड आयुर्वेदा, आप इसके ज़रिए ही पूरा करोगे। और हमारे खुद के ही आयुर्वेदिक कॉलेज में पैरासीटामोल हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन देंगे तो वही प्रिस्क्रिप्शन है जो ओवर द काउंटर ओटीसी ड्रग्स जिसको बोला जाता है वही लिखते हैं। बाकी नाड़ी और वो सब देख करके वो जो भी बोलते होंगे, वो मैंने उसका अभ्यास नहीं किया, मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करूँगा। पर कोई क्रॉनिक इलनेस में कभी भी वो काम नहीं लगता है। और डायबिटीज़ के बारे में उनको कुछ भी मालूम नहीं है। डायबिटीज़ की खोज, मतलब वो कैसे होता है वो जानने में भी अभी हमें सिर्फ 100 साल हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुआ है। 100 साल पहले ही हम जान पाए हैं कि डायबिटीज़ का एक्चुअल कॉज क्या है, वो पैंक्रियाज से ही होता है। ये जानने के लिए भी हमें 100 साल ही हुए, हमें ज़्यादा नहीं हुआ है। जर्म थियरी को भी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, वो 125-150 साल पुरानी स्टोरी है। तो ये सब स्टोरीज़ नहीं है, वो यहाँ पे नहीं आ पाएगी। तो अगर हम आयुर्वेद जहाँ पे रुक गया था वहाँ से आगे बढ़ाने से अच्छा है वही आयुर्वेदिक घूमते हुए मॉडर्न मेडिसिन के रूप में एनाटॉमी के स्टडी के ज़रिए हमारे साथ आ चुका है। तो इंटीग्रेट करके क्यों हमारे मेडिकल कॉलेज बंद करके हम क्यों आयुर्वेदिक कॉलेज करना चाहते हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। हम में से कोई भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नहीं लेता है, ज़्यादातर सिर्फ बातें ही करते हैं हम। जब अटैक आता है तो हम 108 घुमा करके कोई शैलबी में जाते हैं, हम साल में जाते हैं, अपोलो में जाते हैं। कोई नहीं करता है कि यहाँ पे कोई आयुर्वेदिक अस्पताल है उसमें भर्ती हो जाएंगे, अभी हमारा हृदय रोग जो है उसको ठीक किया जाएगा। फिर बताया जाता है ये बहुत धीरे धीरे होता है। पर होम्योपैथी से तो फिर भी मैं बोलूँगा कि आयुर्वेदिक में कुछ है। तो एक हल्दी खाई कुछ अच्छा हुआ, वो दादी माँ के नुस्खे हैं, वो अच्छी तरीके से उसको ज़्यादा, दादी माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई थी, दादी माँ ने ज़्यादा औषधों को पढ़ा था, तो शायद अच्छा किया था। एक अच्छे स्टेज पे था जहाँ पे हमने एक ब्रूनो को वहाँ पे भी मार दिया। शायद बहुत सारे ब्रूनो की हत्या हो गई होगी, हम अब इतिहास में वो नहीं पन्ने खोल सकते हैं। तो ये हमारा नवंबर ख़त्म हो गया और आखिरी सीढ़ी है, अब आप पूरे अंधकार युग में चले जाओ। उसके लिए उन्होंने लास्ट दिसंबर 2023 रखा हुआ है। आज से 11 महीने बाद वो महीना भी आ जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने फिर 2 श्लोक, एक ईशा उपनिषद से और एक गुरु गीता से रखा हुआ है। द एंशिएंट विजडम ऑफ इंटरप्रिटेशन इन योगा, द इंटरलेसिंग ऑफ द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस इन स्पेस टाइम कंटिन्यूम इज फाइनली हेल्ड इन द 2022 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। क्वांटम एंटेंगलमेंट सब्जेक्ट है, वो फिजिक्स के नॉर्मल स्टूडेंट्स के भी समझ के बहुत बाहर रहते हैं, बहुत ही डीप सब्जेक्ट है। उसके ज़रिए ये लोग क्वांटम फिजिक्स के इन्वेंशन को ये लोग कहना चाहते हैं कि वो हमारे एंशिएंट विजडम एंड योगा एंड द इंटरलेसिंग ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस इन स्पेस टाइम कंटिन्यूम की तरफ ले जा रहे हैं। मतलब हम स्पेस टाइम, जो आइंस्टाइन का कंसेप्ट है, स्पेस है और टाइम है, मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब और ये भी एक मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने खुद पढ़ा हुआ है कि जो नारद मुनि थे वो क्वांटम थियरी के जरिए आते थे, मतलब वो ट्रांसफ़र होते थे। क्वांटम थियरी ऐसा कहना चाहती है कि जो पार्टिकल यहाँ से मैंने कुछ भेजा और एक क्वांटम लिंकेज अगर बनाई ना, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग अभी स्टार्ट हुआ है,
तो उसके ज़रिए मैं इंस्टेंटेनियसली यहाँ पे स्टडी करूँगा तो वहाँ पे क्या हो रहा है ना उसका मैं स्टडी कर पाऊँगा। ये एक लिंक है। ये इस वक्त फिज़िक्स के अंदर अल्टीमेट स्टडी का सब्जेक्ट ही यही है। क्वांटम कंप्यूटिंग पे सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। आप शायद पिछले 20 साल के नोबेल्स लेंगे या ज़्यादातर रिसर्च लेंगे तो वो क्वांटम थियरी के ऊपर ही हो रहे हैं, क्योंकि ये भी थोड़ा अभी भी थोड़ा अकल्ट है। और ये चीज़ जब नील बोहर ने आइंस्टाइन को बताई तो वो नहीं समझ पाए थे। उन्होंने बोला था गॉड कैन नॉट बी प्ले डाइस विथ, सो उन्होंने ऐसा एक स्टेटमेंट दिया था कि हाँ, गॉड डजंट प्ले डाइस। तो उनका ये स्टेटमेंट नील बोहर के लिए था कि ये मैं नहीं मानता हूँ, तू जो बता रहा है वो क्वांटम एंटेंगलमेंट जैसा हो सकता है कि यहाँ पे स्टडी करो वहाँ पे। और अभी ये लोग जो ब्लैक होल की थियरी है कि जहाँ पे ब्लैक होल में जाया ही नहीं जा सकता, उसका स्टडी नहीं किया जा सकता, वो स्टडी कैसे हो सकता है ना, उसके लिए जो एक थियोरी बनाई गई है ना उसमें भी यही क्वांटम एंटेंगलमेंट है कि अंदर गए पार्टिकल का जो बाहर हम स्टडी करेंगे क्वांटम कंप्यूटिंग के ज़रिए तो शायद हम अंदर क्या हो रहा है उसको जान पाएँ। ये अभी बहुत ही रिसर्च का सब्जेक्ट है, उसको अब कोई जानता ही नहीं है तो वो तो हम ही जानते हैं। तो वो तो श्री श्री रविशंकर की सभा में ही उसका ज्ञान मिल सकता है और कहीं पे नहीं मिल सकता है। तो उसके लिए अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येनम तस्मै श्री गुरवे नमः। मतलब अखंड जो मंडल है, पूरा ब्रह्मांड है, उसमें व्याप्त है, जिसमें जीव अजीव सारे हैं। ये तो उसी कंटेक्स्ट में लिख रहे हैं जिस समय में ये लिखा होगा। चर अचर का मतलब ये मेटाफोर में करके बोले कि चर अचर मतलब कोई ये ग्रह हो और ये हमारा ब्रह्मांड हो, ये करना ये सब गलत बात है। कितने ब्रह्मांड है, ये गैलेक्सीज कितनी है वो भी बाद में पता चला है, पहले कोई नहीं बताता था। ना कोई वेद में उपनिषद में उसका जिक्र है कि कितनी गैलेक्सी हमारी मिल्की वे है कि नहीं है, ये भी नहीं है। और हमारा जितना ब्रह्मांड का ज्ञान है वो आर्यभट्ट के समय तक अच्छा था, और वो भी ये सिस्टम के चलते हुए दोनों को मिलाते हुए राजा को धर्म का इस्तेमाल करना था और धर्म को ये लोग बीच में आ रहे थे तो उसकी हत्या करते हुए एक ब्रूनो वहाँ पे भी मरा फिज़िक्स वाला, और हम इसमें से भी बाहर निकल गए। और इसके लिए एक ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी की पुस्तक भी थी, एंशियंट साइंस इन एंशियंट इंडिया, रियलिटी वर्सेस मिथ। वो बहुत ही अच्छी पुस्तक है, शायद आप लोगों ने पढ़ी हो, नहीं जानता मैं, पर उसके अंदर ये सारे एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरह से दिए गए हैं। तो यहाँ पे भी गुरु को, जिस गुरु ने ऐसा सिखाया, मतलब हम अगर श्री श्री रविशंकर की सभा में हैं और उन्होंने हमें स्पिरिचुअली आंखें बंद करके यह ज्ञान क्वांटम एंटेंगलमेंट का करवा दिया, मुझे नहीं हुआ है। मैं खुद श्री श्री रविशंकर के एक्सपेरिमेंट में जा चुका हूँ, मैं पर्सनली भी जा चुका हूँ। मुझे एक्सपेरिमेंट में कुछ नहीं हुआ, क्वांटम एंटेंगलमेंट मेरा नहीं हुआ, ठीक है। मैं मानता नहीं हूँ, पर हाँ क्या इसलिए जो होता है सब ऐसे ही है। हाँ, इसीलिए सब बैठे हैं। मुझे ध्यान में उनके तरीके से बैठने से मुझे क्वांटम एंटेंगलमेंट नहीं हुआ। कोई और बताएगा कि होता है तो मेरे पास वक्त है तो मैं डाल दूंगा थोड़ा, पर मुझे नहीं लग रहा है कि मैं मटीरियलिस्टिक फॉर्म से एक्सपेरिमेंट किए बगैर ट्रूथ जान पाऊंगा। आंखें बंद करके मैं पीस में जा सकता हूँ, वो एक फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ज़रूर से है, पर फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट और साइंस और उसके साथ पॉलिटिक्स को मिलाया गया है। यहाँ पे तीनों को मिलाया गया है। मेरा विषय नहीं है पॉलिटिक्स, फिर भी यहाँ पे मेरे जैसे लेमैन को भी लग रहा है कि हमारे साइंस को रिलीजन के साथ मिलाया जा रहा है, और वहाँ तक मिलता था लेकिन उसको मिस यूज़ किया जा रहा है पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए। ऐसा आउटलुक मोटा मोटा मुझे निकल रहा हो वैसा लग रहा है। इसीलिए ये पूरे नीचे घुसे हुए पन्ने हैं, इसमें से बाहर निकालने का मैंने ट्राई किया है कि हम हो सके उतना ऊपर की तरफ रहें। पर अल्टीमेटली पिछले कैलेंडर में कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन या मटीरियलिस्टिक फॉर्म रखा था तो हम कैलेंडर के ऊपर ज़्यादा डिस्कस भी कर पा रहे थे। इस बार इन्होंने सारी उपलब्धियों और कुछ किसी से लेना देना ही नहीं है, हम इस पर क्या डिस्कशन करेंगे। जहाँ पे ये साइंटिस्ट के सिर्फ फ़ोटो हैं, इनका फ़ोटो है, उनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। हम ढूंढे, मतलब आप जाइए और ढूंढिए इन्होंने क्या कहा होगा।
अब ये 80 साल के वैज्ञानिक ने अपनी उम्र में क्या कहा होगा, ये ढूंढने में मुझे 80 साल लगेंगे, तो ये ढूंढना ही मुश्किल है, और कितने सारे रख दिए हैं। तो ये एक इंटिमिडेशन से हमें बताया जाता है कि ये इंडियन नॉलेज सिस्टम इज़ सुपीरियर। अल्टीमेटली हिंदुइज़्म और उसका बढ़ावा देने के लिए ये प्रोपोगेंडा है। और क्यों हिंदुइज़्म शायद बढ़ाया जाता होगा, क्योंकि रेशनल आदमी शायद ब्रूनो बन के खड़ा होकर के प्रश्न पूछेगा, वो गैलीलियो बनेगा, वो शायद कोपरनिकस बनेगा, तो वो उनको नहीं चाहिए, क्योंकि प्रश्न पूछेगा तो बीबीसी के ऑफिस पे दफ्तर पे रेड होगी, प्रश्न पूछेगा तो उसका टीवी चैनल खरीद लिया जाएगा। तो शायद हो सकता है इसके ज़रिए ये कहीं पे ये भी इंडिकेट करता है। धन्यवाद, मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ।